आज हम लोग सर्वे प्रोसेस फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। आप अच्छा, एक बात पहले मुझे बताइए, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। आप जो कुछ मटेरियल्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं वेबसाइट पर, तो कुछ वीडियो लेक्चर्स है, कुछ चैप्टर्स के डिटेल के बारे में था, कुछ मैप मेकिंग प्रोसेस था। आप लोग उसके थ्रू गुजर गए हैं क्या? मतलब आप लोगों ने देखा है उसे? अनम्यूट कर दिया। हाँ धर्मेंद्र कुमार जी, आपने पढ़ा है क्या उसको? मतलब जस्ट मुझे किस डिटेल में मुझे जाना है, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। आप लोगों ने देखा है वो वीडियो लेक्चर्स? ठीक। सर्वे जब हम वर्ड बोलते हैं, सर्वेक्षण बोलते हैं, तो उसका सीधा मीनिंग होता है मेजरमेंट। जब लैंड का मेजरमेंट करते हैं और उसका मैप बनाते हैं और कौन सा लैंड किसका है ये चीज डिसाइड करते हैं, तो बेसिकली यही वो काम है बेसिकली जो भू सर्वेक्षण के अंतर्गत किया जाता है। इसमें ढेर सारे छोटे छोटे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, छोटे बड़े कई तरह के। और पूरे सर्वेक्षण प्रक्रिया को अगर हम मतलब डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेसेस के रूप में देखें तो 4 बिल्डिंग सेट्स हैं, 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसके थ्रू हम सर्वे को मोटे तौर पर समझ सकते हैं। पहला है वो किश्तवार, दूसरा है खानापुरी, तीसरा है सुनवाई, चौथा है बंदोबस्ती। ठीक है। किश्तवार का मतलब हुआ मैप बनाना, कि जैसे जैसे टुकड़ा है हमारा खेत का, वैसे वैसे हमारा मैप पर भी वो दिखे ओनरशिप के टर्म में। दूसरा है खानापुरी, कि कोई टुकड़ा मैप पर है तो वो किसका है, उसका ओनर कौन है। तो ये चीज बेसिकली खानापुरी है, ओनर के साथ पॉलीगॉन का रिलेशनशिप, इंटीग्रेशन। तीसरा है सुनवाई, कि हमने जो तैयार किया, जो भी मैप तैयार किया और जो उसके ओनरशिप की लिस्ट तैयार की और जिसको जिसके साथ एसोसिएट किया, पर्टिकुलरली जिस पार्सल के साथ जिस ओनर को टैग किया, तो वो जो टैगिंग है वो प्रॉपर है या नहीं, क्या उसमें किसी की कोई आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, दैट इज फ्री एंड मतलब दैट इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और नॉट। तो ये चीज हम इंश्योर करते हैं, इसके लिए हम सुनवाई करते हैं। और कई राउंड होता है इसका, 2-3 राउंड होता है, जिसमें हम सुनवाई एडजुडिकेशन करके ये तय करते हैं कि हाँ यस दिस इज पक्का, दिस इज फाइनल, दिस इज फेयर, दिस इज एक्सेप्टेबल टू ऑल। तो ये तीसरा पार्ट हुआ सुनवाई। चौथा है बंदोबस्ती, सेटलमेंट, जिसमें हम ये देखते हैं मतलब जिसकी जितनी जमीन है उसके हिसाब से उसको कितना लगान देना होगा, कितना उसको लगान देना होगा। तो ये चीज है रेंट, लैंड का रेंट। और यही रेंट ही है बेसिकली यो की कंसेप्ट, जिसके कारण कि टीनेंट कहा जाता है, रैयत कहा जाता है हर एक मतलब भूधारी को। तो ये बेसिकली 4 प्रोसेस का ब्लॉक ऑफ कह सकते हैं, जो कि सिक्वेंशियल है। पहले किश्तवार होगा तभी खानापुरी होगी, खानापुरी हो जाएगा तभी सुनवाई होगी, सुनवाई हो जाएगा तभी लगान का फिक्सेशन होगा। तो ये सिक्वेंशियल है। तो ये मोटे तौर पर है। अब इसी को हम लोग डिटेल में थोड़ा देखें और ये भी देखेंगे कितना सारा एक्टिविटीज है जो पैरेलल रन कर सकता है, किस काम के बाद कौन सा है, और सीक्वेंस को आपको याद रखना जरूरी होगा। तो वो चीज भी आप लोग देखेंगे कि किसके बाद कौन आता है। जैसे ये तो मोटे तौर पर तो ये है कि किश्तवार के बाद खाना पे, लेकिन किश्तवार में भी ढेर सारी एक्टिविटीज है, तो कौन पहले है कौन बाद में है वो चीज आप समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी। और बीइंग अ कानून गो आपका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है बेसिकली 2 बातों पर होगा, कि आपको जो मैप दिया गया है वो सही है कि नहीं। वो अगर अमीन कोई आपत्ति उठाता है तो उसको आप देख पाइए, कि आप उसको समझ पाइए, आप इस पोजीशन में रहिए कि आप उसको डिक्टेट कर सकें कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। और दूसरा जो आपका फॉरमोस्ट कंसर्न होगा बीइंग अ कानून की, आप जो आपत्ति आएगी, जो ऑब्जेक्शन आएगा, उसको आपको एडजुडिकेट करना होगा। और जो आप ऑर्डर पास करेंगे कि कौन सा, अगर 2 आदमी में झगड़ा हो रहा है तो कौन सा किसका है, तो उसके लिए आपको जो भी लॉज हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी सर्कुलर हैं, जो भी विभाग की तरफ से निकली हुई चिट्ठियां हैं, उन सब का सहारा लेके आपको एडजुडिकेट करना पड़ेगा।
तो अब हम डिटेल में चलते हैं। तो मोटे तौर पर यही प्रोसेस है। तो एक जो ब्रॉड सॉकेटिंग है वो आप किश्तवाड़, खानापुरी, सुनवाई और बंदोबस्ती के तौर पर देख लीजिए। अब उसमें अब हम इन डिटेलिंग करेंगे तो थोड़ा समझने में आसानी होगी, क्योंकि इट मे बी कि बहुतों के लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल सा नया हो, बिल्कुल नया सा हो। तो ब्रॉडली देख लिया। अब हम किश्तवाड़ में सबसे पहले तो जैसे सर्वे की आवश्यकता भी हम ऐसे देखिए आपकी सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारा ROR, राइट ऑफ रिकॉर्ड्स, या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, सॉरी, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, अधिकार अभिलेख, मतलब हमारी ये जमीन है, उससे संबंधित हमारे पास कुछ कागज होता है। तो ये जो कागज है और जो ये जिस समय बना, पहली बार जिस समय बना, तो ये जब भी बनेगा सर्वे के साथ ही बनता है, सर्वेक्षण के साथ ही बनता है, जिसमें एक साथ नक्शा बना और एक साथ हमारा अधिकार अभिलेख बना। वो दोनों एक ही कालखंड का होगा, एक ही टाइम का होगा, एक ही टाइम स्टैम्प का होगा, तभी वो मतलब प्रॉपर मैच कर सकता है। अदरवाइज आप ऐसे सोचिए, नक्शा बना तो उसमें भी ढेर सारा खेत होगा ना, मान लीजिए 1000 खेत है किसी गांव में, तो हमारे पास अगर 1000 ओनर्स हैं, मतलब पार्सल्स अगर 1000 हैं, पार्सल और प्लॉट फील्ड में थोड़ा सा अंतर है, उसको आप समझ लीजिए। फील्ड जैसे खेत, खेत बोलते हैं तो वो फील्ड हुआ। तो जब हम हवाई जहाज से नक्शा खींचते हैं, हम अभी बताएंगे सारा प्रोसेस, तो तो हमको खेत दिखाई देता है। जनरली हम जाते हैं घूमने के लिए खेत पर, तो फील्ड में या किसी गांव पहुंच जाइए आप, या किसी अंचल पहुंच जाइए, तो आपको क्या दिखता है? खेत दिखता है। खेत को देखकर आप ये नहीं समझ सकते कि ये खेत किस आदमी का है, राम कुमार का है, श्याम कुमार का है, सुरेश कुमार का है, रमेश कुमार का है। यू कांट डिसाइड ऑन योर ओन। बहुत संभव है कि 4 खेत आसपास जो दिख रहे हैं, किसी में हो सकता है दाल दलहन लगा हुआ है, किसी में हो सकता है कुछ तिलहन लगा हुआ है, किसी में हो सकता है कोई फसल उगाई गई हो, किसी में सब्जी उगाया गया हो, और वो चारों का चारों खेत एक ही ओनर का हो। तो खेत और खेसरा, खेसरा वर्ड पॉपुलर नेम है जो कि आपको कई बार इनकाउंटर करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो चारों खेत अगर मतलब एडजॉइनिंग है, आपस में सटे हुए हैं, ठीक है, तो वो एक ही खेत, मतलब एक, वो तो प्रेमचंद कुमार है, हाँ ठीक। हाँ, स्क्रीन ही लगा दीजिए, पता चलता रहता है कि कौन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। हाँ हाँ, हेलो। हाँ, तो खेत, खेत और खेसरा में अंतर बतला रहे थे। तो वो हो सकता है वो 4 खेत एक ही ओनरशिप में हो, किसी एक ही आदमी का हो, तो उस चारों को मिलाकर जो आपका ज्योमेट्री बनेगा उसको खेसरा बोलेंगे। तो अगर जो एडजॉइनिंग अगर 2-3 खेत मिलके किसी एक ओनरशिप में, कहने का मतलब खेसरा जब हम बोलते हैं तो वो ओनरशिप का स्मॉलेस्ट इंटिटी को शो करता है, डिपिक्ट करता है। तो ओनरशिप का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है वही खेसरा है, वही मैप में बनाया जाता है। अगर मेरा डिसजॉइंट है, दूर दूर जगह पर है 4 खेसरा, तो वो 4 पॉलीगॉन मैप पर बना हुआ रहेगा। तो कहने का मतलब जो हमको मैप बनता है मेरा फाइनली, वो खेसरा का मैप होता है, इसीलिए इसको खेसरा मानचित्र भी बोलते हैं। और कैडेस्टर वर्ड का भी मीनिंग खेसरा ही होता है, ठीक है, लैटिन में। तो ये कैडेस्ट्रल मैप है। और ये, लेकिन ये वर्ड जो है थोड़ा मिसनोमर हो गया है, इस अर्थ में कि जो पहली बार सर्वे हुआ था, कब हुआ था? अंग्रेजों के टाइम में हुआ था। उसके बाद से ये कैडेस्ट्रल सर्वे नहीं हुआ। तो उसी सर्वे को कैडेस्ट्रल के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद 1960 में एक रिवीजनल सर्वे हुआ जिसको आरएस के नाम से जानते हैं। तो CSRS, और अभी जो हो रहा है वो स्पेशल सर्वे है। वाइट इज स्पेशल, इस पे भी बाद में चर्चा करेंगे। तो ये स्पेशल सर्वे SS, तो CS, SS, RS और SS। तो RS जो है पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया था, सारे जिलों में पूरा नहीं हो पाया था, लगभग 28 जिलों में ही हो पाया था, कुछ जिले बचे रह गए थे। लेकिन CS पूरा हुआ था अंग्रेजों के टाइम में। उसमें भी जो कुछ क्षेत्र छूट गए थे वो असर्वेक्षित रह गए थे, अनसर्वेड रह गए थे। तो अंग्रेजों के समय में ही ये खेसरों का पहली बार मानचित्र बना था जो ऑन स्केल था। तो खेसरा, ये खेसरा मानचित्र है। तो हम ये बतला रहे थे कि जैसे कोई मानचित्र है, हमारा कोई खेसरा मानचित्र है, उसमें मान लीजिए 1000 पॉलीगॉन बना हुआ है, तो हमारे पास आदमी भी 1000 होना चाहिए ना, तब ना हम प्रॉपरली मैच करेंगे, मैप करेंगे, और वो इंटीग्रेट होगा तो प्रॉपर एसोसिएशन होगा। ये अगर मान लीजिए हमारे पास 1000 पॉलीगॉन है खेसरों का, और इस तरफ मान लीजिए 1200 आदमी है गांव में,
तो प्रॉपर इसका मतलब मैच नहीं करेगा। या तो फिर 200 आदमी लैंडलेस हो तभी ये सेंस क्रिएट कर सकता है, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। या तो जो ओनर्स का नाम हम ले रहे हैं उसकी संख्या में गलती है, या नहीं तो हमने जो पॉलीगॉन्स का मैप बनाया है उसमें कोई गलती है। ठीक है, तो ये बराबर होना चाहिए। अब क्या है, समय के साथ क्या हुआ, अंग्रेजों का बनाया हुआ, अंग्रेजों ने जो ये सर्वे करवाया था वो करवाया था 1880 से लेके लगभग 80 से शुरू हुआ था। 85-86 का तो मैप दिखता है हमको, और लगभग 1925-26 तक गया, तो लगभग 40 साल लग गया। तो उस समय जो बना हुआ मैप था वो आज भी उसकी एक लीगल सैंक्टिटी है, वो सैक्रोसैंक्टम है। उससे एक्यूरेट मैप भी बनाए तो उसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं होने के कारण आज दिक्कत होती है। और दूसरा कि वो मैप, अच्छा मैप जब भी हम बोलते हैं ना तो वो डायनेमिक नेचर में होता है, स्टैटिक नहीं होता है। लेकिन मैप का जो कंसेप्ट जो हम लोग अभी ट्रेडिशनली फॉलो कर रहे हैं वो स्टैटिक मैप के रूप में, कि क्या मैप मतलब जमीन का नक्शा, मतलब जो हमारा सीएस का नक्शा है, कहने का मतलब जो 100 साल पहले बना हुआ नक्शा है वो नक्शा हमारा हुआ, उसी से लाके फिर मेजरमेंट करते हैं, गांव में नापी करते हैं या सारा कुछ देखते हैं। तो वास्तव में समय के साथ तो काफी बदलाव हुआ, कहीं फ्लाईओवर बन गया, मतलब उस समय के जो लोग रहे होंगे 100 साल में, उनके बेटे के बेटे के बेटे, मतलब क्या थर्ड या फोर्थ जनरेशन में हम आ गए। तो मतलब बाप चाचा के बीच में डिवीजन हुआ, फिर अब भाइयों में डिवीजन हुआ, फिर बेटों में डिवीजन हुआ, तो खेतों का बहुत ज्यादा टुकड़ा हो गया। लेकिन मैप तो हम वही लेके अभी तक काम चला रहे हैं। तो और आरओआर रिकॉर्ड ऑफ राइट में जमाबंदी में वो परिवर्तन जो हमको दिखाई देता है कि बटा फिर बटा फिर बटा फिर बटा, तो कालानुसार क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें तो वो अंतर हमको दिखता है। हालांकि उसमें भी थोड़ी डिसकंटिन्यूटी है, और जो रख रखाव है उसका वो कहीं ना कहीं हमारा डैमेज है, उतना सुचारू नहीं है या कंप्यूटराइज्ड नहीं है। तो हमने कहीं बाढ़ आता है या कहीं मतलब आरओ जो अभिलेख हैं हमारे, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लैंड के रिकॉर्ड्स हैं, वो अविच्छिन्न नहीं है, मतलब उसमें एक कहीं कहीं मतलब क्या कहते हैं डिसकंटिन्यूटी है। तो वो ये प्रॉब्लम है। तो फिर भी उसमें आरओआर में तो बहुत हद तक दिखा भी है ये डिविजन्स, फर्दर डिविजन्स जो होता गया है, लेकिन मैप पर दिखा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक अंतराल, एक खाई बनती गई, एक गैप क्रिएट होता गया कि जो मैप है वो जो अभी की जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। और जो हमारे नंबर ऑफ ओनर्स हैं, जो हमारे रैयत हैं, उनकी संख्या उसको करस्पॉन्ड नहीं कर रही है मैप को। तो हुआ कि नहीं, ये अब इतना ज्यादा अंतर आ गया है कि अपडेट करके इसको प्रॉपर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हुआ कि नहीं, तब फिर सर्वे का ऑपरेशन ही किया जाए। तो सरकार का पहला जो था कि सरकार ने हुआ कि अधिसूचना निकाला कि हाँ सरकार को सर्वे करना है, तो ये प्रकाशित हुआ। तो यहाँ से बेसिकली शुरू होता है कि सरकार द्वारा कि हाँ सर्वे हमको करना है, सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। उसके बाद फिर सरकार का संकल्प आया, गजट में प्रकाशित, तो मतलब सरकार ने निश्चय कर लिया कि हाँ अब ये होना है, अब इसके लिए जो भी काम करना पड़ेगा उसको हम लोग करेंगे। तो पहला काम क्या हुआ कि कैसे कैसे किया जाए सर्वे, सर्वे के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाए। तो अभी जो 40 साल में अंग्रेजों ने सर्वे किया था वो बेसिकली प्लेन टेबल ट्रावर्स सर्वे था। प्लेन टेबल ट्रावर्स सर्वे में मतलब चेन चला चला के हर एक गांव का, हर एक खेत का नापी करके उस खेत का आकार जो है कागज पर उतारा जाता था, बड़ा कागज रहता था जो टेबल पर लेके फील्ड में, और इस काम में एक आर्डुअस प्रोसेस होता था ये, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता था, लगभग 2 साल 2.5 साल 1.5 साल 3 साल तक भी लग जाते थे अगर बड़े बड़े गाँव होते थे तो। और हाथ से ड्रॉ करना होता था तो थोड़ी एक्यूरेसी भी, मतलब सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल्स करेक्टनेस हो जाता था कि कोई आदमी बहुत अच्छे से ड्रॉ कर रहा है लाइन, कोई आदमी बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये सब भी था। तो एक इनहेरेंट एक्यूरेसी का थोड़ा प्रॉब्लम रहा। तो जो भी हो, तो पहले जो है जो मैप बनाने का काम था वो फील्ड में होता था। लेकिन एलोंग आज जब हम सरकार ने निश्चय किया कि हाँ हमको सर्वे कराना है, तो इसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई अपनाई जाए, तो 3 ऑप्शंस बेसिकली, ये केंद्र सरकार की DILRMP योजना के अंतर्गत ये सारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसके तहत आप लोग रिक्रूट हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। तो ये जो है DILRMP जो है 3 ऑप्शन अवेलेबल कराती है कि या तो आप जाके फील्ड में अपने से मतलब मैनुअली कर लीजिए और पूरा नक्शा बना लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप सैटेलाइट इमेज को कलेक्ट कर लीजिए और इमेज को प्रोसेस करके आप ग्राउंड का एक ऑर्थो फोटोग्राफ क्रिएट किया और उसको डिजिटाइज करके फिर नक्शा बना लीजिए। हम आएंगे डिटेल में, इस घबराने की बात नहीं, हो सकता है समझने में कुछ दिक्कत हो रही है आप लोगों को। तीसरा कि बजाय सैटेलाइट इमेज के
हवाई जहाज से ढेर सारा फोटो खींच लिया जाए और ग्राउंड का फोटो हमारे पास आ गया, उस फोटो को देखकर हम फिर नक्शा बना लें। तो यही 3 मेथड था। तो बिहार के केस में हवाई जहाज से फोटो वाला जो है उस वाले टेक्निक को अपनाया गया कि हवाई जहाज से फोटो खींच लिया गया और जो नक्शा बना उसको हम जमीन में जाके देख लेते हैं कि ये नक्शा सही बना है या नहीं बना है, तो उसकी ट्रूथिंग करते हैं। तो हवाई जहाज से फोटो खींच के उसका नक्शा बनाना और उसके ग्राउंड में जाके ट्रूथिंग, तो यही वाला मेथड हम लोगों ने अडॉप्ट किया बिहार के केस के लिए। बिहार के लिए इस वाले मेथड को अपनाने का दूसरा रीजन ये भी था कि बिहार में जनसंख्या का दबाव थोड़ा ज्यादा है, तो जो खेतों का आकार है वो काफी छोटा छोटा है, और छोटा छोटा है और साथ ही इरेगुलर शेप में है, इरेगुलर पॉलीगॉन में है। मतलब जैसे हरियाणा या राजस्थान में आप देखेंगे तो खेतों का आकार बिल्कुल चौकोर चौकोर है, रेक्टेंगल की तरह मिलेगा आपको मोस्टली। मतलब ऐसा नियम नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली आपको वैसा ही खेत मिलेगा। लेकिन जब बिहार में देखेंगे तो एकदम छोटा छोटा, मतलब 3 डिसमिल 4 डिसमिल का भी खेत होता है और बिल्कुल इरेगुलर शेप में, तो अमीबा के आकार का। तो कहने का मतलब इरेगुलर शेप में होने के कारण और छोटे छोटे ढेर सारे पॉलीगॉन्स होने के कारण, खेत होने के कारण, ये वाला टेक्नोलॉजी जो था एरियल फोटोग्राफी, जिसको फोटोग्रामेट्री भी बोलते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा सुटेबल था और सस्ता था। सबसे ज्यादा महंगा कौन होता है? सबसे ज्यादा महंगा होता है मैनुअल वाला, क्योंकि पूरी टीम जाती है फील्ड में और एक एक खेत को नापना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है, और ऑब्जर्वेशन में भी अगर इरेगुलर है तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेंगे तब उसका जो कार्वेचर है, जो गोलाई है, या जो उसका टेढ़ापन है खेत के बाउंड्री का, मेड़ का, वो चीज फिर आप ला पाते हैं जियोमेट्री में। तो ये चीज वो खर्चीला होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरा है हवाई जहाज वाला, जो जिसका खर्च बीच बीच में, ये काफी सस्ता है, लेकिन सैटेलाइट वाले से ज्यादा महंगा है, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन ज्यादा होता है, हवाई जहाज उड़ाना पड़ता है तो वो काफी खर्चीला हो जाता है। और तीसरा जो सैटेलाइट वाला है, तो वो सैटेलाइट तो हमेशा अपने आप चक्कर काटता रहता है, उसमें फ्यूल कंजम्पशन नहीं होता है, एक बार छोड़ दो तो 10 साल तक वो काम करता रहता है, या जितना उसका पीरियड है, और वो लगातार फोटो भेजता रहता है, और उसका स्वैथ भी ज्यादा होता है, उसके फोटोग्राफ्स का स्वैथ भी बहुत 300-400 किलोमीटर तक एक फोटोग्राफ में कवर कर लेता है, तो उसकी ऊंचाई पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब सबसे सस्ता ये वाला था, लेकिन बिहार के लिए सुटेबल सबसे ज्यादा था एरियल फोटोग्राफ के थ्रू लैंड का जो मैप बनाना वो। तो इस टेक्नोलॉजी का चयन किया गया। तो सबसे पहले हुआ कि सरकार ने अधिसूचना जारी की कि हाँ हमको सर्वे कराना है, संकल्प हुआ कि गजट में प्रकाशित हुआ, और हुआ कि अब अगर ये एरियल फोटोग्राफी से ही करवाना है, फोटोग्रामेट्रिक मेथड से करवाना है, तो कौन करेंगे? तो टेंडर निकला, कुछ एजेंसियों का चयन किया गया, उसमें से चयन किया गया। तो बिहार के लिए जो 38 जिले हैं उसके लिए तो टेंडर के बाद जो 3 एजेंसी चयनित किए गए, और 3 एरियल एजेंसी ने को मतलब अलग अलग जिले आवंटित किए गए हैं, जो कि ये काम उन्होंने मतलब उनके द्वारा ये काम किया गया, हवाई जहाज उड़ाया गया और फोटो कलेक्ट किया गया और उस फोटो की प्रोसेसिंग की गई। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको खास ढंग से, मतलब अच्छा एक चीज और बोलना जरूरी है, क्योंकि उससे आगे मतलब मैं बोलूंगा तो फिर समझने में दिक्कत होगा। फोटोग्राफ और मैप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैप इतना क्यों यूजफुल है वर्ल्ड वाइड? इसलिए इतना यूजफुल है मैप क्योंकि हम उससे नापी कर सकते हैं। मैप से हम नापी कर सकते हैं, और मैप से नापी हम क्यों कर पा सकते हैं? क्योंकि उसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल होता है। मतलब कहीं पर भी मैप पर इतना सा डिस्टेंस, मान लो 2 सेंटीमीटर लिया, या कैलिपर से आपने कोई एक डिस्टेंस लिया, कैलिपर वो 2 सुई होती है ना, बचपन में आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप यूज करते होंगे, तो कोई सा एक डिस्टेंस आपने मैप पे लिया, तो वो डिस्टेंस आप मैप पर कहीं भी रख दो और किसी भी डायरेक्शन में रख दो, तो वो जमीन पर सेम डिस्टेंस आपको शो करेगा। ठीक है, कहने का मतलब इसको कहा जाता है स्केल। स्केल का मतलब हुआ कि आपका नक्शे पर अगर 5 सेंटीमीटर है तो जमीन पर मान लो वो 50 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर पर और कितना हुआ, 10 मीटर हुआ। तो ये स्केल क्या हुआ, 1:1000 का हुआ, मतलब वो रेशियो, नक्शा पर अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो जमीन पर कितना सेंटीमीटर हो रहा है, तो ये रेशियो जो है यही स्केल कहलाता है। तो जो स्केल होता है मैप में वो सारे जगह समान होता है, और यही कारण है कि मैप इतना ज्यादा पॉपुलर है। और कभी भी लैंड का डिस्प्यूट भी होता है तो अमीन क्या करता है, वही मैप लेके जाता है गांव में, उसी के बेसिस पर नाप कर वो देख लेता है कि यस कि फला फला आदमी जो है विवाद के तहत सही बोल रहा है,
या दूसरे मतलब जो उसका प्रतिपक्ष है वो सही बोल रहा है। तो यू आर इन ए पोजिशन टू डिसाइड कि कौन सही है। तो ये क्वालिटी मैप का कहां से आता है? उसके यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल से आता है। उसमें मेजरमेंट का क्वालिटी कहां से आता है? तो उसके यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल से आता है। फोटोग्राफ में ये इनहेरेंट क्वालिटी नहीं होती है, फोटोग्राफ को प्रोसेस करना पड़ता है। फोटोग्राफ में थोड़ा क्या कहते हैं, आपका ओरिएंटेशन क्या है, आप किस एंगल से फोटोग्राफ खींच रहे हो, इस पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पोर्शन फोटोग्राफ में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। मैप में जमीन का एक खास पोर्शन एकदम उतना ही दिखाई देगा। अगर 200 मीटर का कोई पोर्शन है, लंबाई है सड़क का, तो वो मैप पर अब एक 200 मीटर जितना बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक उतना ही डिस्टेंस मैप पर हमेशा होगा। किसी भी डायरेक्शन में लोगे इट विल बी सेम। तो ये चीज फोटोग्राफ में नहीं होता है। तो फोटोग्राफ को जब हम प्रोसेस करते हैं और फोटोग्राफ को इस लायक बनाते हैं कि वो उसकी स्केल में यूनिफॉर्मिटी आ जाए, तब उसको बोलते हैं ऑर्थो फोटोग्राफ। तो इस इमेज प्रोसेसिंग के बाद ये काम भी एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। जो हवाई एजेंसी जिनको ये काम आवंटित किया गया है, एलोकेट किया गया है, वही मतलब अपने लेबोरेटरी में ये सारा काम करते हैं और ऑर्थो फोटोग्राफ बनाने के बाद उसको डिजिटाइज करते हैं और मैप क्रिएट करते हैं। तो ये सारा काम जो है तीनों एजेंसी के द्वारा किया जाता है और करके वो प्रोसेस करके सारा कुछ करके वो मैप क्रिएट करते हैं। और मैप क्या होता है फिर, और ये काम क्या हुआ, ये सारा काम एजेंसी के स्तर पर किया जा रहा है। जो हवाई एजेंसी चयनित किए गए हैं मैप तैयार करने के लिए। तो किश्तवाड़ जो होता था, 4 ब्लॉक हम शुरू में बताए थे ना, तो किश्तवाड़ वाला जो ब्लॉक है, मैप तैयार करने वाला जो पार्ट है मैप क्रिएशन का, वो आउटसोर्स कर दिया गया। मतलब वो आज इतनी टेक्नोलॉजी थी कि जिस काम में 2 साल लगता था उसको लोग 3 महीने 4 महीने में करके फिनिश कर देते हैं। तो ये इस जगह पर हमको समय बच सका। तो ये समय हमने बचाया और तो ये टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के पीछे भी बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव था कि हमारा समय बचेगा। और अब जब वो उन्होंने मैप तैयार कर लिया तो वो मैप कहाँ सबमिट करते हैं? मैप सबमिट करते हैं वो शिविर में, मतलब जिले के स्तर पर जो ये सारा काम जो है बंदोबस्त पदाधिकारी के देखरेख में होता है। बंदोबस्त पदाधिकारी मतलब डीएम, सेटलमेंट ऑफिसर डीएम ही होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो डीएम के अंतर्गत ये काम होता है, उनको सेटलमेंट ऑफिसर कहा जाता है। और एएसओ असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं, वो शिविर का संचालन करते हैं। तो उनके पास बेसिकली वो मैप जमा किया जाता है। और वो मैप, तो एक प्रोसेस तो ये हुआ कि एजेंसी जो है अपने तरफ से मैप का क्रिएशन की और लेबोरेटरी में अपना मैप क्रिएट करके जो गांव का रेस्पेक्टिव मैप है, हर एक गांव का अलग अलग मैप, हर एक गांव को मौजा भी बोलते हैं, गांव को राजस्व ग्राम भी बोलते हैं। तो चूंकि उर्दू टर्मिनोलॉजी काफी पॉपुलर है, वही परंपरा से चला आ रहा है, तो लोगों की जुबान पर भी वही चढ़ा हुआ रहता है। तो मौजा कहें या राजस्व ग्राम बोले या विलेज बोले, सब एक ही है, रेवेन्यू विलेज। तो एक तरफ तो ये पैरेलल एक्टिविटी, 2 पैरेलल एक्टिविटी चली। एक तो चला एजेंसी के साइड में जो कि मैप बनाने का काम हुआ, और दूसरा हुआ कि सरकार के स्तर पर क्या होता है, उद्घोषणा की जाती है कि बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा जिला के स्तर पर ये उद्घोषणा की जाती है कि हाँ ये गांव है, इसका हम सर्वे शुरू करेंगे। तो जब सर्वेक्षण का पूरा काम शुरू होता है तो पहले उद्घोषणा प्रपत्र 1 में होता है। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स बने हुए हैं, अलग अलग प्रोसेसेस हैं। उस प्रोसेसेस को बेसिकली सफिस करने के लिए या कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ढेर सारे प्रपत्र हैं। प्रपत्र है कि सर्टेन फॉर्मेट में वो काम होता है। तो वो फॉर्मेट 20-22 करीब प्रपत्र है। तो 1 से लेके 20 तक क्या है, हर एक प्रपत्र के थ्रू आप जाते हैं, गुजरते हैं। तो वो एक जर्नी है। और जो यूनिट है आपका सर्वेक्षण का, वो आपका राजस्व ग्राम है, रेवेन्यू विलेज। जो मैप बनता है वो रेवेन्यू विलेज का बनता है। उसी को फिर बेसिकली ज्वाइन करके आप अंचल बनाएंगे, ग्राम पंचायत बनाएंगे, या फिर जिला बनाएंगे, और फिर बिहार राज्य बनाएंगे। तो जो वर्किंग यूनिट है आपका, जो फंक्शनल यूनिट है, वो फंक्शनल एंटिटी जो है आपका, वो है राजस्व ग्राम, रेवेन्यू विलेज। तो शिविर जो है बेसिकली 10-12-20 गांव, 20 से 25, इनकेस 26-27 भी जा सकता है। तो 20 से 25 गांव के बीच एक शिविर बनेगा जो कि सटे हुए होंगे, छीटा छीटा हुआ नहीं हो सकता है। तो
एक शिविर का संचालन जो एएसओ करेंगे, उसके अंतर्गत यूजुअली 2 कानूनगो रहेंगे आप लोग। तो उस शिविर में जो भी आपत्ति आएगी, किसी भी राजस्व ग्राम में जो आपत्ति आएगी उसको आपको सुनना होगा। तो खैर, तो पहला तो हुआ कि एक एक्टिविटी चली कि मैप बनने का काम हुआ, जिसको कि जमा कर दिया गया एएसओ के पास। और दूसरा एक्टिविटी हुआ कि बिना जो बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा उद्घोषणा हुई कि हाँ ये गांव है, इस शिविर का इस जिला के इन गांवों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया जाए। तो प्रपत्र 1 में वो उद्घोषणा की जाती है। तो हो गया कि हाँ सर्वेक्षण शुरू हो गया। मतलब उसके पहले आपको, और जब तक जितना देर तक ये सर्वेक्षण प्रवर्तन में रहता है, मतलब प्रोमलगेटेड रहता है वो, तब तक जब तक वो मतलब क्या कहते हैं, जिस पीरियड तक ये सर्वेक्षण चल रहा है उस पीरियड तक। और ये क्या है, लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू का भी अपना कोर्ट होता है, जिसका कि आप मतलब जिसमें एडजुडिकेशन का काम आपको करना है। तो इस बाबत अगर देखा जाए तो आपके अधिकार काफी ज्यादा हैं कि जिस सर्वेक्षण के दौरान जो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड केस है उसको सिविल कोर्ट इंटरटेन नहीं करती है, वो ऑन होल्ड रहता है। जब आप खत्म कर देते हो सर्वेक्षण, तब फिर वो ओपन होता है। और आपके तो कहने का मतलब, जब तक आपका रेवेन्यू कोर्ट फंक्शनल है, प्रवर्तन में है, तब तक जो है सिविल कोर्ट ऑन होल्ड है, वो रेवेन्यू केसेस को इंटरटेन नहीं करती है। तो आपके अधिकार काफी ज्यादा हैं इस मायने में। तो दूसरा कि प्रपत्र ये जब शुरू, तो क्या हुआ, कहने का मतलब एक एक्टिविटी ये हुई गवर्नमेंट की तरफ से, इधर हमने तैयारी की और अधिसूचना हुआ, शिविर का निर्माण हो जाता है। इसी बीच में ये जो एएसओ के द्वारा करना होता है जिला के स्तर पर कि हम कैसे कैसे शिविर बना रहे हैं, एक अंचल में कितने शिविर गठित कर रहे हैं। अगर एक अंचल मान लीजिए करीब 150 गांवों का है, तो लगभग 5 से 6 शिविर उसमें बनेंगे। तो हर एक शिविर को एक एएसओ हेड करेंगे, वही कैंप इंचार्ज होंगे, और 2-2 कानूनगो होंगे जो एजुकेशन और इस रैयत के स्तर पर कोई भी विवाद होता है तो उसको देखने का काम आपका होगा। तो अधिघोषणा के पहले, अधिघोषणा के बाद मतलब ये सारा कुछ कैंप पर आ जाता है। अभी पैरेलल एक्टिविटी 2 अलग अलग चल रही, सरकार के स्तर पर अलग चल रही थी, एजेंसी के स्तर पर अलग चल रही थी। जब शिविर पर आ गए हम, तो शिविर में एजेंसी ने मैप दे दिया और आपका आदेश हो गया कि हाँ अब सर्वेक्षण शुरू किया जाए, प्रपत्र 1 से आप काम शुरू कर दोगे। पर तो यहाँ के बाद क्या होता है, प्रोसेस लीनियर हो जाता है, पैरेलल नहीं रहता। हालांकि इसमें भी कुछ चांसेस रहते हैं कि किश्तवाड़ और खानापुरी का पैरेलल भी थोड़ा थोड़ा रन कर ले सकते हो, तो उससे आप टाइम को सेव कर लोगे, लेकिन बेसिकली ये लीनियर हो जाता है, सीक्वेंशियल है, और एक के बाद ही दूसरा आता है। ठीक है। तो और जो एजेंसी के स्तर पर जो सीक्वेंस है प्रोसेस का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे मैप मेकिंग प्रोसेस में। अब यहाँ के बाद दूसरा काम जो नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है हमारा, वो होता है कि ग्राउंड ट्रूथिंग। जो हमको मैप मिला, वो मैप हमारा सही है कि नहीं, उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। और इन द मीन टाइम आप रैयतों से स्व घोषणा लेते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन लेते हैं। मतलब रैयत ये बोलता है, ये प्रपत्र 2 में होता है कि रैयत ये बोलता है कि हाँ ये फला जमीन हमारी है, इससे संबंधित कागजात हमारे ये हैं, और इसको ये जो सर्वे हो रहा है इस सर्वेक्षण में इसे मेरे नाम पर दिखलाया जाए। तो ये उनका एक क्लेम होता है बेसिकली, जो स्व घोषणा होती है उनकी अपनी तरफ से। वो सेल्फ डिक्लेयर हो सकता है, मतलब ये तो स्व घोषणा है, अपने से बोलना है, तो कोई गलत भी बोल सकता है, कोई सही भी बोल सकता है। तो ये बेसिकली वो वहां पर आपको थोड़ा सा ये इंटेलिजेंट होना होगा कि आपको देखना पड़ेगा। और प्रपत्र 3 में क्या करते हैं, जो एक्सेप्टेबल है, आपके जो हमारे आपके मतलब जो हमारे जो भू अभिलेख है वो कहाँ रहता है, वो अंचल में रहता है। तो अंचल से कोऑर्डिनेट करके आप जो कई बार हम प्रपत्र जो पुराने हमारे खतियान है, जो पुराने खतियान है या जो जमाबंदी है, वो हमारा आधार होता है इस बात को जानने का कि कोई भी जमीन का टुकड़ा किस आदमी का है। तो उससे मिलाकर हमको देखना पड़ेगा कि जो कोई पर्टिकुलर रैयत, कोई पर्टिकुलर टिनेंट जो क्लेम कर रहा है कि ये जमीन हमारी है, उसका क्लेम सही है नहीं है। तो ये चीज,
तो जो अगर एक्सेप्टेबल है उसका एक रजिस्टर, उसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, उसका रजिस्टर बना लेते हैं, तो वो चीज क्या है, प्रपत्र 3 है। और जो रिजेक्ट हो जाता है उसका भी एक रजिस्टर बना लेते हैं। आपको लगा कि नहीं ये तो फॉल्स क्लेम है, ये तो आपने कुछ भी लिख दिया है, ये तो सरकारी जमीन को अपना दिखला रहा है, या कुछ भी, या किसी दूसरे की जमीन को अपना दिखला रहा है, तो फॉर एनी रीजन इफ यू फाइंड कि इट इज नॉट अप टू द मार्क या इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो आप रिजेक्ट करते हैं उसको, और रिजेक्टेड का एक अलग संचिका, एक अलग रजिस्टर बना लेते हैं, और इसकी सॉफ्ट कॉपी को भी अलग फाइल बना के सेव कर लेते हैं स्कैन करके। तो ये प्रपत्र 3 और प्रपत्र 4 हो गया। प्रपत्र 5 बेसिकली वही काम है जिसके बेसिस पर आप ये काम कर रहे होते हैं। तो प्रपत्र 5 होता है कि जो खतियान है, पुरानी विवरणी, उसको आप उसको लिखते हैं, उसका नकल करवाते हैं। तो बेसिकली वो एंट्री जो होता है वो प्रपत्र 5 में होता है, फॉर्म 5 में। तो फॉर्म 5 में आप वो एंट्री कर देते हैं, तो ये बड़ा की इंफॉर्मेशन आपके पास चला जाता है। की इंफॉर्मेशन आपके पास हो जाता है कि पुराने समय में ये किसका था, और अगर आपको वंशावली दी जाती है और उस वंशावली में कोई आदमी क्लेम कर रहा है कि हम उनके वंशज हैं और इसलिए ये हमको सक्सेशन से आना चाहिए ये जमीन, तो वो सही है कि नहीं उसको आप मिला पाते हैं, देख पाते हैं। तो पुराना रिकॉर्ड आप लिखवाते हैं प्रपत्र 5 में, उसकी एंट्री करते हैं फॉर्म 5 में। तो वो एंट्री अमीनों के द्वारा की जानी है, आपको उसको जस्टिफाई करना रहता है, वैलिडेट करना रहता है। तो प्रपत्र 5, तो ये काम होने के बाद प्रपत्र 6 जो है वो असली काम है, जो कि आपका फील्ड में होना रहता है। तो जब आपको मैप मिलता है तो सबसे पहला काम प्रोसेस में होता है कि आप ये इंश्योर करें कि ये मैप सही है। सीधा लेके उसको नहीं बढ़ जा सकते हैं, तो मैप को सही है या नहीं है, इसको जानने का तरीका क्या होता है, ग्राउंड ट्रूथिंग। तो हम मैप की ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, मतलब जमीन से उसको मिलाते हैं कि जमीनी सच्चाई कैसे उसकी तुलना करते हैं कि ये सच है या नहीं है। तो तरीका वही होता है, तरीका वही होता है कि आप कोई डिस्टेंस लेते हैं मैप पर, 2-4 डिस्टेंस लेते हैं आप, और उसको जमीन पर नाप के देखते हैं कि अगर 1:4000 के स्केल पर बना हुआ, अभी जो मैप हमको मिल रहा है ना, वो 1:4000 के स्केल पर मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम नक्शे पर कोई 4 सेंटीमीटर की दूरी लिए, तो उसको जमीन पर कितना होना चाहिए, 4000 गुना 4 मतलब 16000 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 16000 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 160 मीटर होना चाहिए। और ये एक्यूरेट कब माना जाएगा, जब मैक्सिमम डेविएशन आपको 20 सेंटीमीटर का मिले। पहले जमाने में जो मैप बना हुआ था ना, वो 1:4000 पर नहीं था। मैट्रिक मतलब होता है, अभी जो है ना, जो पुराना मैप था वो इंच फुट इंच वाले मेजरमेंट के हिसाब से बना हुआ था। 16 इंची बराबर 1 माइल, 16 इंच बराबर 1 मील का। तो उसमें जो पैमाना बनता था आपका, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता था, जो रेशियो होता था नक्शे पर की दूरी इज टू जमीन पर की दूरी, तो वो रेशियो आता था 1:3960, 3960। तो ये भी लगभग उतना ही है, लेकिन इसको मैट्रिक में कन्वर्ट कर दिया तो 4000। तो ऑल ओवर इंडिया जो है ना, अक्रॉस द स्टेट स्केल की यूनिफॉर्मिटी हो, ताकि मैप को इंटीग्रेट करने में, या लेयर्स डिफरेंट, मान लीजिए कोई थीमेटिक मैप बना उसको अक्रॉस द स्टेट अगर यूनिफॉर्मिटी रहेगी तो थीमेटिक मैप का क्रिएशन बहुत आसान हो जाएगा, या किसी भी मैप का क्रिएशन आसान हो जाएगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। अलग अलग स्केल पर मैप रहेगा तो इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, प्रोसेस करना पड़ता है मैप को। तो अभी अभी जो है हमारा डीएलआरएमपी के तहत जो हमारा मैंडेट है, वो बनाना है 1:4000 पर। मैट्रिक 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 वाला स्केल हम लोग ये ले लिए, तो उसका आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, 1:4000 है, तो उसी पर हमको ये मैप मिलेगा। तो ग्राउंड ट्रूथिंग हम बोल रहे थे, ग्राउंड ट्रूथिंग का मतलब हुआ कि मैप पर अगर कोई डिस्टेंस ले रहे हैं, तो वो जितना रिप्रेजेंट करता है स्केल के हिसाब से जमीन की दूरी को, जमीन का दूरी भी उतना ही होना चाहिए ईटीएस से नापने के बाद। और अभी जो है नापी का जो काम है, पहले हम चेन से करते थे, अभी हम ईटीएस से करेंगे, क्योंकि चेन में क्या है, थोड़ा तीर के खींचे, थोड़ा ढीला छोड़ दिया तो क्या होगा, नापी बदल जाएगा। गर्मी है, कड़ी सब 100 कड़ी रहता है, आप लोग तो सारे अच्छा नहीं, आप लोग इंजीनियर नहीं है, एनीवे जो भी होंगे वो जो कड़ी होती है वो 100 कड़ी मिल के करीब 66 फीट होता है। तो 100 कड़ी का एक जरीब होता है, जरीब का मतलब चेन हुआ, तो एक चेन होता है। तो चेन गर्मी में थोड़ा फैल जाएगा, एक आध 2-4 मिलीमीटर भी फैल गया तो वो क्या है,
एक्यूरेसी के लेवल कहीं ना कहीं तो असर डालेगा। एक जरीब में भले ही वो 4 मिलीमीटर पता नहीं चले 66 फीट में, लेकिन जब 100 जरीब नाप दिए तब तो वो कंसिडरेबल अमाउंट का एरर आ जाएगा। तो अभी ईटीएस से नापना है। तो कहने का मतलब अभी जो आप नापिएगा, तो पहले क्या था, जो फुट इंच में होता था, जब जरीब से नापते थे तो पूरे गांव को जब चौहद्दी बनाते थे, जो एरर आता था तो 20 कड़ी तक का एरर जो है वो माफ था, शांत था, उसकी क्षमा थी। अभी के समय में आप ईटीएस से नापते हैं तो 20 कड़ी का छूट आपको नहीं है। ईटीएस से जब आप 1 किलोमीटर की दूरी नापते हैं तो मैक्सिमम एरर 2 या 3 मिलीमीटर का होता है, ठीक है। तो अभी आपको उतना छूट नहीं दिया जा सकता, तो वो जो एरर है वो उसका मैक्सिमम एरर आपका होना चाहिए 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर। कहने का मतलब अगर 4 सेंटीमीटर का कोई डिस्टेंस ले रहे हैं तो 1:4000 के मैप पर वो कितना आएगा, 160 मीटर आएगा। तो 160 मीटर का डिस्टेंस जब आप इससे नापें ईटीएस से, तो मैक्सिमम आपको 159 मीटर और 80 सेंटीमीटर आए। अगर 79 सेंटीमीटर आता है तो आपका मतलब जो गिवन टॉलरेंस है उसको आप क्रॉस कर गए। मतलब आपका मैंडेट जो है वो है कि प्लस माइनस 20 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा का एरर नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1 किलोमीटर में आप 2 से 3 मिलीमीटर, तो 2-3 मिलीमीटर के हिसाब से देखें तो कितना गुना हो गया, लगभग हमको लगता है 20 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर, काफी ज्यादा हो गया। 10 है 3 और 20, लगभग 40-50 गुना हो गया। तो काफी ज्यादा टॉलरेंस है उस हिसाब से। तो 20 सेंटीमीटर का एरर टॉलरेंस आपको दिया गया है, मतलब इससे ज्यादा का त्रुटि नहीं होना चाहिए। हमारे पीछे वाले जो सर्वेक्षण वाले सीएस वाले मैप है उसमें इससे ज्यादा त्रुटि रहती है, तो उसको एडजस्ट करते थे लोग एरर को डिस्ट्रीब्यूट करके। तो अभी हमको 20 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। तो ट्रूथिंग जब हम करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शन में लंबा लंबा शॉट लेके, गांव का कोई लंबा सा दूरी ले लिए और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2-3 अगर रीडिंग लेके हम देख लेते हैं और देखते हैं कि वो अगर सही आ रहा है, मैप पर जो दूरी लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जमीन पर जो दूरी आ रही है वो अगर ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा मैप ठीक है। अब हम उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ ट्रूथिंग किया आपने। और एक्ट के हिसाब से भी देखें ना, तो एक्ट में 3 वर्ड का जिक्र है आधुनिक तकनीकी द्वारा। किश्तवाड़ वाले इसमें जब आप देखेंगे एक्ट को, तो आपको बहुत अच्छे से मतलब क्या कहें उसको, आपको अपने ब्लड में मिला लेना होगा, क्योंकि उसी पर मतलब सारा काम है आपका। तो किश्तवाड़ में 3 वर्ड यूज करता है। अधिनियम में जाएंगे तो 6 नंबर पॉइंट है ये कंडिका का। तो 3 पार्ट ये है। पहला है डिमार्केशन। डिमार्केशन किस चीज का, तो खेसरे का डिमार्केशन और विलेज का, रेवेन्यू विलेज का डिमार्केशन। तो एक ये है। दूसरा वर्ड यूज किया है एक्ट में बेस मैपिंग। बेस मैपिंग का मतलब जो जो चीज आपको दिख रहा है जमीन पर वो चीज आपके नक्शे पर भी दिखना चाहिए। अगर रोड दिख रहा है तो आपके नक्शे पर भी रोड होना चाहिए, तालाब दिख रहा है तो आपके नक्शे पर भी तालाब होना चाहिए, जंगल दिख रहा है तो आपके नक्शे पर भी जंगल होना चाहिए, मकान दिख रहा है तो वो भी होना चाहिए। कहने का मतलब जो जो फीचर्स हैं वो आपके मैप पर भी दिखने चाहिए। ये है बेस मैपिंग। और तीसरा है ग्राउंड ट्रूथिंग, मतलब नक्शा सही होना चाहिए। मतलब जो जमीन है, जमीन पर की जो दूरी है वही नक्शे पर भी करस्पॉन्डिंग दूरी वो सेम होना चाहिए। तो यही 3 बात बेसिकली किश्तवाड़ में बोलता है। तो किश्तवाड़ के अंतर्गत आप जो है ये तीनों चीज किश्तवाड़ में अगर हो गया है तो आपको ग्राउंड ट्रूथिंग में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो इट विल कंप्लाई टू द एक्यूरेसी, और ट्रूथिंग में वो चीज आप सही पाएंगे और फिर अब आगे बढ़ेंगे। किश्तवाड़ के बाद आप आते हैं फॉर्म 6 में। इस बीच में क्या होता है, इसी जब आप किश्तवाड़ कर रहे होते हैं तो अमीन के स्तर पर फॉर्म 6 की एंट्री की जाती है। खानापुरी और याददाश्त पंजी बनाई जाती है अमीन के स्तर पर। तो अमीन याददाश्त पंजी बनाते हैं, तो जो जो डिटेल उनको हर एक खेत पर वो जाते हैं, खेत के ज्योमेट्री को देखते हैं, मैप से उस ज्योमेट्री को मैच करते हैं। और कहीं उनको लगता है कि नहीं यहाँ मैप मेजरमेंट में दिक्कत हो सकती है तो वो नाप के कंफर्म करते हैं। उनको बेसिकली 100% मतलब सारे के सारे खेसरों को वैलिडेट करना है। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ओनर्स पर है। उनका ओनर्स है कि वो रिस्पॉन्सिबल है सारे खेसरे को मैच करके उसके बारे में लिखित रूप से देने के लिए कि हाँ ये सारे खेसरे का ज्योमेट्री सही है। आपको 25% खेसरा देखना है जिसकी ट्रूथिंग करनी है, उसका सत्यापन करना है, उसको वैलिडेट करना है कि हाँ ये खेसरे मतलब 1/4 ऑफ अमीन।
और वो आप देखेंगे कि हाँ ये जो है इसकी जो ज्योमेट्री है, जो जमीन पर दिख रहा है हमको इस खेसरे की ज्योमेट्री ओनरशिप के, वही हमको मैप पर भी दिख रहा है। वो आप मैच करते हैं। कहीं आपको शक होता है, कहीं संदेह होता है कि नहीं इसके मेजरमेंट में भी दिक्कत हो सकती है, तो आप नपवा लें, ईटीएस से नापी कर लें, वो देखते हैं आपका टॉलरेंस अंडर 20 सेंटीमीटर का टॉलरेंस में है, या पॉलीगॉन का जो एरिया है वो 1/4%, मतलब जो खेत का एरिया है उसमें 400 से भाग दे दीजिए, अधिकतम उतना ही एरर आ सकता है, उससे ज्यादा का एरर नहीं आ सकता है, 1/4% का एरर हो सकता है, ठीक है, 0.25%, ठीक ना। तो ये चीज आपको देखना है। तो यही आपका किश्तवाड़ का काम है, बेसिकली किश्तवाड़ के ट्रूथिंग का भी काम ये हो गया। अब प्रोसेस फ्लो में आगे बढ़ेंगे तो खानापुरी का काम है। तो जो हम बोल रहे थे कि पैरेलल एक्टिविटी में कुछ काम आप करवा सकते हैं, मीन से जैसे किश्तवाड़ के लिए जब वो खेत खेत जाता है तो उसी समय अगर वो कलेक्ट कर लेता है, याददाश्त क्रिएट करता है, तो ओनर है तो ओनर अपना डॉक्यूमेंट दे देता है कि हाँ यही हमारा डॉक्यूमेंट है, इसी के बेसिस पर हम क्लेम कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है उसको। जिसका नहीं मिला उसको भी, उसका भी एक रजिस्टर बना के वो नोट कर लेता है याददाश्त पंजी में। तो ये सब करके, ताकि बाद में जब खाना पूरी होती है, खाना पूरी का मतलब क्या हुआ, आपने मैप को पक्का कर लिया कि नाउ ज्योग्राफी पार्ट इज ओके, जो हमारा मैप पार्ट है, ज्योमेट्री पार्ट हम एकदम पक्का है हमारा। जो ओनरशिप का जो यूनिट्स है, यानी जो खेसरा है, यानी जो पार्सल है, जो प्लॉट है, खेत नहीं, फील्ड नहीं, पार्सल, तो पार्सल का जो ज्योमेट्री है और जिसका नंबर जितना है, मतलब नंबर ऑफ पार्सल एंड ज्योमेट्री ऑफ पार्सल, ये दोनों हमारा फिक्स हो गया, उसको हम ट्रूथ कर लिए, तो किश्तवाड़ खत्म हो गया, खाना पूरी हो, ग्राउंड ट्रूथिंग हो गई। अब क्या करना है, खाना पूरी करना है। अब क्या है, एसोसिएट करते हैं। तो इस समय क्या होता है कि अमीन प्रपत्र 6 की एंट्री करते हैं। प्रपत्र 6 की जो एंट्री करते हैं, तो यहाँ जो नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स है हमारा, आपके पास दो चीज होगा, एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप दो बेसिस पर आपका बनेगा। एक तो बनेगा आरओआर के बेसिस पर, जो कि आप देख के करेंगे कि हाँ भाई कि ये खेत था, किसी फलना बाबू का खेत था, उसने उनके दो बेटे हुए, एक बेटी हुई, उसके बाद उनसे फिर 3 3 4 4 करके, मतलब पूरा फुल 4 जनरेशन में अगर वो उसका सक्सेशन हुआ है, वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसका डिटेल आपने लिया और तब फिर मिलाया कि किसको कितना जाना चाहिए, किसका कितना हिस्सा होगा। मोहम्मदन का है तो उनका जो भी कुर्सी नामा होता है, उस बेसिस पर आप देखेंगे कि किसको कितना गया, किसका कितना शेयर हुआ, क्या उसी शेयर के हिसाब से अभी के ओनरशिप के मैप बने हुए हैं, क्या उनका रकबा जो है वो कंफर्म करता है। और दूसरा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप सिंपल सुपर इम्पोजिशन के थ्रू बनेगा, पुराने वाले मैप और नए वाले मैप से, जो कि आपको एरियल एजेंसी जो है वो आपको देगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो उसके बाद आप खाना पूरी करेंगे। तो खानापुरी में बेसिकली प्रपत्र 6 की एंट्री होती है। खानापुरी का मतलब आप ऐसे समझिए, जो ओनरशिप का और पॉलीगॉन का रिलेशनशिप आप फिक्स कर देते हैं, मतलब फला खेसरा का मालिक कौन है। तो ये प्रपत्र 6 में जब आप डाटा एंट्री करते हैं और उसमें प्रपत्र 5 का रेफरेंस लेते हैं, तो ये आपका पूरा, जब ये सारा काम आपका पूरा हो गया, तो ये क्या हो गया, खाना पूरी हो गया। इसी समय एक छोटी सी विश्रांति होती है। विश्रांति का मतलब होता है रिसेस, मतलब कूल पीरियड, जिसमें आप मतलब टेबल वर्क वाला काम कर लेते हैं, कि आप देख लेते हैं कि कहीं कोई लिपकी या भूल तो नहीं है, जो हमारा डॉक्यूमेंट उतारा है वो सही उतारा है, जो प्रिंट हुआ वो सही तो है ना, मतलब कुछ नाम छूट तो नहीं गया। तो इस ढंग का जितना भी लिपकी है, मतलब क्लरिकल नेचर का वर्क है, जो टेबल वर्क है बेसिकली, जो कंप्यूटर वर्क है बेसिकली, उसको आप देखते हैं। और वो अब जब आपका फाइनल हो गया, प्रपत्र 6 पूरा हो गया, उसको आप इंश्योर कर लिए, तब उसको आप प्रिंट करके, और इसमें क्या करते हैं, इसको बनाने के बाद पब्लिक के हाथ में आप क्या करते हैं, एक एलपीएम देते हैं, एलपीएम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद खेसरा पंजी की एंट्री के बाद प्रपत्र 7 आता है। तो प्रपत्र 7 में क्या करते हैं आप, दो चीज होता है। एक उनको अधिकार अभिलेख का उनका एक खास फॉर्मेट होता है, जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, कि उनका कि हाँ ये जमीन हमारी है, उसका एक डिटेल बनता है, कि नाम हुआ, गांव हुआ, जाति हुई, उसका ये खेत नंबर हुआ, या खाता नंबर हुआ। तो दो चीज है, देखिए खेसरा पंजी और एक होता है डिमांड रजिस्टर, जमाबंदी। तो खेसरा पंजी में जो डिटेलिंग किया हुआ रहता है ना, वो खेसरे के हिसाब से रहता है। मतलब खेसरा क्या है, मैप का जो पॉलीगॉन्स है वो है। मतलब अगर हमारा कोई किसी कोई रेवेन्यू विलेज है, उसमें मान लीजिए 1600 1600 पार्सल्स हैं, तो
तो हमारा जो खेसरा पंजी होगा उसमें जो एंट्री होगी वो 1600 एंट्री होगी, पहला का अलग, दूसरा का अलग, तीसरा का अलग, चौथा का अलग, ये हुआ खेसरा पंजी। अब खेसरा पंजी के बाद अब इसको ऐसे देखें कि मान लीजिए कोई ओनर है जिसका जो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसका 40 खेत तो उसी का है गांव में, तो सारे ओनर्स को जब हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे और हर एक को एक एक अकाउंट दे दिए, जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे एक एक अकाउंट असाइन कर दिया सबों को, तो वो क्या हुआ, उसका लैंड अकाउंट की तरह हो गया, तो वो कहलाता है उसका खाता। ठीक है, तो खाता और खेसरा में यही फर्क है, वो चलता है ओनर वाइज और ये चलता है पार्सल वाइज, मोटे तौर पर। और ज्यादा डिटेल आपको अगली मतलब दूसरी कक्षाओं में बताया जाएगा। तो खातावार जब हम सजाते हैं तो एक ही आदमी का हो सकता है, 40 खेत है तो उस 40 खेसरा का डिटेल दिया जाता है। तो एक अधिकार अभिलेख का एक फॉर्मेट होता है जो प्रपत्र 7 में हर एक रैयत को आप देते हैं, उन्होंने स्वघोषणा की होती है, आप एक वंशावली तैयार करते हैं, प्रपत्र 6 में सारा डिटेल मतलब इकट्ठा करते हैं, सब मिलाते हैं, देखते हैं किसका कितना शेयर होना चाहिए, जहां भी आपको दिक्कत होती है, और सबों से आपत्ति लेके एक ऑब्जेक्शन भी लेते हैं आप। और उनको क्या, अच्छा जो अधिकार अभिलेख फॉर्म 7 आप देते हैं उसके साथ इस वाले सर्वेक्षण में, अभी वाला स्पेशल सर्वे में आप एक एलपीएम भी दे रहे हैं उसको, लैंड पार्सल मैप। अभी तक देखिए पुराने वाला जो हमारा जो हम ट्रेडिशन से अभी हम कैसे काम करते हैं, अभी हमको आपको अपना ही खेत का नापी करवाना होगा तो आप क्या करते हैं, आपका जो रेवेन्यू विलेज है उसका जो आरटी नंबर है वो आप दे लेके एक नक्शा खरीदते हैं गुलजार बाग से या अपने सदर अंचल से, और फिर उसमें जो आपका खेत नंबर होता है उसको आप नापते हैं, देखते हैं कि इसमें 4 पार्ट हुआ तो हमारा कितना पार्ट आया, उसको आप नापी करवाते हैं अमीन से, आप देखते हैं कि, तो ऐसे करके कंफर्म करते हैं। तो आपका तो उसमें कोई मान लीजिए एक ही खेत है, कंसर्न खेत तो कोई एक है पूरे नक्शे में, पार्सल एक पार्सल है, लेकिन आप क्या पूरे गांव का नक्शा लेते हैं जिसमें हो सकता है 3000 पार्सल हो। अब क्या है कि हर एक खेसरे का, हर एक पार्सल का ही आप मैप बना दे देना है, क्योंकि हो सकता है बाकी के पार्सल से रैयत को या टेनेंट को कोई मतलब नहीं रहता, वो अपना वाला खेत देखना चाहते हैं कि उनका खेत कौन सा है, वो उनको मिला कि नहीं। तो उनके हर एक खेत का आप पार्सल में, जैसे अगर उनका मान लो किन्हीं के कोई रैयत है, उनका 3 खेत है किसी गांव में, तो उनको 3 पार्सल, 3 एलपीएम आप देते हो, लैंड पार्सल मैप आप देते हो। ठीक है, कि आपके खेत का देखिए यही ज्योमेट्री है, आपके उत्तर में ये वाला नंबर है, दक्षिण में ये वाला नंबर है, पूरब में ये वाला नंबर है, पश्चिम में ये वाला नंबर है। आपका आपके चौहद्दी में गणेश कुमार है, सुरेश कुमार है, रमेश कुमार है, महेश कुमार है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में। तो अब उनको ये पता चलता है, और आपका जो खेत है उसका एरिया ये है, और आपको इस स्केल पर बनाकर हम मैप दे रहे हैं। तो मान लीजिए उनको 1:500 के स्केल पर बना के एक एलपीएम आपने एक A4 साइज पर दे दिया, तो इसका 2 फायदा तो ये है कि उनको पूरा गांव का मैप नहीं खरीदना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, A4 के साइज पर आप उनको उनका डिटेल दे देते हैं, तो उस डिटेल से क्या होता है, अगर उनको स्केल डिस्क्राइब कर दें तो वो बहुत आराम से मतलब नापी करवा सकते हैं, तो उनका काम बहुत आसान हो जाता है। और बहुत छोटा मैप रहता है, 1:4000 पर 3000 पार्सल बने हुए हैं, एक पार्सल को नापना है तो वो एक्यूरेसी नहीं हो सकती है जो एक A4 पर बड़ा सा मैप बना हुआ है उसको नापने में होगा। क्या है, तो एरर का आप रिडक्शन कर ले पाते हैं। और दूसरा, आप जो उनका रैयत का जो इंडिविजुअल या कस्टमाइज नीड है उसको भी आप पूरा कैटर करते हैं। तो जो रैयतों की अपनी व्यक्तिगत जरूरतें वो पूरी हो रही है। तो आप जो प्रपत्र 7, प्रपत्र 6 के बाद जो प्रपत्र 7 में जाएंगे तो आप हर एक रैयत को एक फॉर्म 7 देंगे और एक एलपीएम देंगे, और तब क्या करते हैं, उनसे ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं। अगला प्रोसेस क्या है, आप बोलते हैं कि भाई तुम बताओ कि तुमको कोई दिक्कत है, अगर तुमको कोई ऑब्जेक्शन है तुम ऑब्जेक्शन दो। यहां से आपका काम बेसिकली मतलब इंटेंस हो जाता है। काम तो पहले भी है आपका, ग्राउंड ट्रूथिंग कर रहे होते हैं, या फिर 25% खेतरों का आपको भी सत्यापन करना होता है, तो उसके लिए आपको फील्ड में जाना होता है। आप अधिकारी के रूप में है तो आप चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लें, ताकि बाद के समय में हमको निर्णय लेने में, एडजुडिकेट करने में, क्योंकि एडजुडिकेशन तो आप ही को करना है रैयतों के बीच विवाद का, तो आपको जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन से इक्विप्ड रहेंगे उतना ज्यादा आपको सहूलियत होगी एडजुडिकेट करने में। आप इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा तो आपको एक लेमैन की तरह बिहेव करना पड़ सकता है। तो आप जितना ज्यादा तैयार रहेंगे उतनी ज्यादा आपको सहूलियत रहेगी, जितना इंफॉर्मेशन से इक्विप्ड रहेंगे। तो आप इस बात पर आपका बहुत जोर रहेगा ऑटोमेटिकली
कि जो उनके रिकॉर्ड्स ऑफ राइट हैं, जो उनके पुराने जिस बल पर जिसके बूते वो क्लेम कर रहे हैं किसी उस कागजात, उस डॉक्यूमेंट की अहमियत कितनी है, वो कितना वैलिड है, और उस बेसिस पर हम निर्णय लें तो कल को हम फंसेंगे नहीं, ताकि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। यही तो आपका काम है, यही तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रपत्र 8 में आप ऑब्जेक्शन लेते हैं, उसके बाद फिर प्रपत्र 9 में, प्रपत्र 9 है, 10 है, आप पावती देते हैं, उसका रजिस्टर तैयार करते हैं, सूची बनाते हैं, फिर उनको सूचना देते हैं, कि आपकी सुनवाई फला तिथि को है, आप हाजिर होइए। तो जो भी दो रैयत हैं, दो रैयतों के बीच का झगड़ा है, वो अपना अपना कागज लेके पाएगा, आपके पास भी कागज रहेगा, आप भी काफी कुछ होमवर्क किए हुए रहेंगे कि हाँ ये तो इसका फॉल्स है, ये गलत है, रूल ये कहता है, एक्ट ये कहता है, इस बेसिस पर तो इसका अधिकार नहीं बनता है, तो आप जाके फैसला सुनाते हो। और फैसला सुनाने के बाद आपके ऑर्डर के हिसाब से, आपने जो भी ऑर्डर दिया, आपने मान लो किसी का क्लेम था कि भाई ये जो खेसरा है, इस खेसरा में हमको जो एरिया दिया गया, ये तो मेरा इतना एरिया नहीं होता है, मेरा एरिया तो इसका 1.5 गुना होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 3 भाई हैं, बहन ले जो है संपत्ति लेने से हमने सर्टिफिकेट जमा किया कि बहन को संपत्ति नहीं चाहिए, उसको नो ऑब्जेक्शन है, एनओसी दिया हुआ है मेरी बहन ने। तो अगर ऐसा है तो आप उसको वेरीफाई तो करोगे ना। तो आपने कहा, आपने ऑर्डर दिया कि नहीं ठीक है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, ये फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है, इस बेसिस पर आपका क्लेम मान लो बनता है, आपने ऑर्डर किया कि नहीं ये ठीक है, आपका एरिया बढ़ता है, आपको आपको 1.5 गुना जमीन दिया जाता है, पुराने वाले खेसरे में आपका शेयर इतना बनता है, तो आपने ऑर्डर दिया, अब तो वो नक्शे को चेंज होना चाहिए ना, उसका पार्सल तो फिर चेंज होना चाहिए, उसकी ज्योमेट्री तो बदलेगी। तो उसको आप वापस क्या करेंगे, ऑर्डर, आपके ऑर्डर को पास होने के बाद आप जो ऑर्डर पास करेंगे उसका तरमीम होगा, मींस उसको कॉम्प्लाई किया जाएगा उस ऑर्डर को, एट द लेवल ऑफ मैप एज वेल एज एट द लेवल ऑफ आरओआर, अधिकार अभिलेख के स्तर पर भी कुछ सुधार होगा, कि आपका जो खेसरा का अमाउंट है, जो क्षेत्रफल है, उसमें बदलाव आएगा, उसको बदलेंगे, एक जगह अगर बढ़ा तो किसी दूसरे जगह घट भी रहा होगा, उसको फिर सुधारेंगे, और अकॉर्डिंगली मैप में भी सुधार हुआ तो वो आप एजेंसी को वापस करेंगे, एजेंसी फिर उसमें तत्संगत सुधार करेगी, वो सुधार प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ इसको आप एक बार फिर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद तब आप क्या करते हैं, पहला पब्लिकेशन करते हैं, ड्राफ्ट पब्लिकेशन। ये क्या है, प्रारूप पब्लिकेशन है। प्रारूप क्या होता है, हर एक जगह पर जो पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक प्लेसेस मतलब पंचायत भवन हुआ, पंचायत सरकार भवन हुआ, या कोई मंदिर टाइप का जगह हुआ, तो जहां जहां आपको लगता है कि जरूरी है वहां वहां ये साट दिया जाता है। और साथ में तो कई कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस ये भी देखने में आया कि लोग फाड़ देते हैं, तो उसकी सुरक्षा हो, ये भी इंश्योर करना होगा आपको। और दूसरा कि अब तो लोगों को हम एलपीएम भी दे रहे हैं, तो लोगों तक ये सूचना जाती है, और वो देख पाए कि हाँ भाई ये इनका गांव है, उनके गांव का नक्शा ऐसा है, यहाँ सड़क है, यहाँ तालाब है, यहाँ मंदिर है, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नक्शा सही बना हुआ है। तो ये सब चीज लोग देखते हैं, और लोगों से कंप्लेन आता है तो आप उसको सुधार कर ले पाते हैं, अगर गलती आपसे भी हो गई, मान लो छूट गया, गलती किससे नहीं होती है, एनीवे तो आप प्रारूप पब्लिकेशन करते हैं, ड्राफ्ट पब्लिकेशन करते हैं। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद आप फिर आपत्ति लेते हैं 13 में, 12 में, फॉर्म 12 में ये पब्लिकेशन होता है। तो 8 में आपत्ति लिए थे, फिर आप क्या करते हैं, 13 में आपत्ति लेते हैं, और फिर उसका उसका उसको संकलित करते हैं, उसका उसका उसको एक्नॉलेजमेंट रिसीट देते हैं, फिर उसको कलेक्ट करते हैं, उसका रजिस्टर बनाते हैं, फिर आप जितना भी केस होता है उसका डॉक्यूमेंट आप देख के, आपको 30 दिनों के अंदर ये करना होता है ना, 30 दिनों के अंदर पहले जो ये रहता है, उसकी सुनवाई करनी होती है, शायद 30 डेज है ना। हाँ। तो फिर से आप अच्छा, इसमें एक बात और है, जो रैयती नेचर के होंगे, 8 में जो आपत्ति पड़ी होती है, 8 में दो रैयतों के बीच का अगर विवाद है, ठीक है, तो उसको आप एडजुडिकेट करेंगे। जो सरकारी संपत्ति अगर कोई है, सरकार की जमीन है, तो वह जो सरकारी जमीन से संबंधित विवाद है उसको आप एडजुडिकेट नहीं करेंगे, उसको एडजुडिकेट करने का पावर जो है वो एएसओ को दिया हुआ है, ठीक है। तो और जो
दोबारा से जो आपत्ति आती है, जो मतलब प्रारूप प्रकाशन के बाद की आपत्ति है, ठीक है, उसमें आपके मान लीजिए आपने कोई आपत्ति दी, उसके अगेंस्ट फिर वो कोई मान लो कहता है कि नहीं फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर ये किया, हमने क्लेम भी किया लेकिन फिर भी वो निर्णय दे दिया गया कानूनगो के द्वारा कि ये जो है तो उनका क्लेम जो है वैलिड नहीं है, वो वास्तव में हमारा ही क्लेम वैलिड है, तो फिर वो मतलब वो अपील कर सकते हैं 13 में दोबारा से हम आपत्ति लेते हैं। तो जो अपील का केस अगर ऐसा होता है तो वो एएसओ सुनेंगे, ठीक है। और जो सरकारी भूमि से संबंधित आपत्ति का अगर कोई अपील होता है तो उसको वो नहीं सुनेंगे, फिर वही एएसओ नहीं सुनेंगे, दूसरे एएसओ कोई सुन सकते हैं, या फिर डीसीएलआर से अन्यून पंक्ति के कोई होंगे या डीसी जो उनसे ऊपर है अथॉरिटी में, वो फिर सुनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्रपत्र 12। अब क्या है, ये क्या हो गया, खानापुरी हुआ, ये पूरा प्रोसेस जो हुआ आपका खानापुरी का हुआ ड्राफ्ट पब्लिकेशन तक का। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद का जो प्रोसेस है, ये जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक, 4 प्रोसेस बड़ा बड़ा बताए थे प्रोसेस ब्लॉक। फर्स्ट प्रोसेस ब्लॉक था किश्तवाड़, और उसके पहले का भी जो प्रोसेस था मैप मेकिंग का, वो बेसिकली एजेंसी के लेबोरेटरी में होने वाला काम था, वो बहुत ज्यादा उससे आप रिलेटेड नहीं थे। तो पहला किश्तवाड़ हुआ, दूसरा हुआ खानापुरी, अब तीसरा ब्लॉक है आपका जो कि प्रपत्र 13 से शुरू होता है बेसिकली, हालांकि इसकी नींव प्रपत्र 8 में ही पड़ गई रहती है। तो वो सुनवाई है, एडजुडिकेशन है। अब जो भी आपत्ति पड़ा फिर दोबारा से उसकी सुनवाई हुई, एडजुकेट किया गया, और फिर क्या होगा, फिर से वही काम होगा कि जो करस्पॉन्डिंग चेंजेस है, जो आपका जो अभी ऑर्डर आता है एएसओ का, उसको उसका कंप्लायंस होगा, तो उस कंप्लायंस को इंश्योर किया जाता है, उसको बेसिकली लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं तरमीम। तो जो भी, या बोलिए कि आपका जो आदेश हो उसका अनुपालन, तो उसका अनुपालन या उसकी तरमीम हुई या नहीं, उसका तरमीम हुआ या नहीं, ये देखना जरूरी होता है। और तरमीम क्या दोनों स्तरों पर देखना होता है, एक तो मैप में, दूसरा अधिकार अभिलेख में। वो चीज जब हो जाता है तब क्या, उसके बाद तो नोटिस किस में जाता है, 16 में जाता है ना। उसके बाद बेसिकली 18-19 होता है, 18-19 में आप बनाते हैं दोबारा से, आप नया खतियान बनाते हैं, ठीक है। और एक 19 में जो है आप पुराने वाले से एक संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि कोई भी आदमी जिसको अब नया मिलेगा, आपको अपने डेटाबेस में एक रिलेशनशिप तो चाहिए कि अभी किसी का खेत अगर मान लो 441 नंबर खेसरा है किसी का, वो पहले किस खेसरा से आया हुआ है, तो वो रिलेशनशिप तो उसको कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो 19 में जो है वो संबंध रहता है, पुराने खेसरे का भी जिक्र रहता है, नए का भी जिक्र रहता है, और 20 में जो है अंतिम प्रकाशन हो जाता है। अंतिम प्रकाशन होने के बाद माना जाता है कि हाँ, ये मतलब सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया, इसकी 4 प्रति बनती है और 4 अलग अलग जाती है। तो अंतिम प्रकाशन होने के पहले एक और बहुत बड़ा काम होता है, सेटलमेंट, मतलब लगान, रेंट रोल बनता है। तो रेंट रोल में बेसिकली ये तय होता है कि आपका जो लगान होगा, आपका जो रेंट होगा, आपको कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है लैंड रेवेन्यू के टर्म में, तो वो चीज बेसिकली फाइनल होता है। पहले क्या था कि लगान बहुत ज्यादा होता था, हालांकि वही लगान अभी तक है, तो अभी आपको दिखता है कि 1 रुपया 1.5 रुपया, लेकिन पहले के जमाने में ये इतना ज्यादा होता था कि लोग लगान देने के डर से जमीन पर का स्वामित्व छोड़ देते थे, ऐसी भी घटनाएं काफी होती थी। आज के समय में क्या है कि लैंड कब इतना ज्यादा पीस हो गया है और इतने टुकड़े हो गए हैं और इतना ज्यादा कॉस्टली हो गया है कि लगान हैज बिकम मतलब इमटेरियल, मतलब, लेकिन ये सर्वेक्षण पूरा होने के लिए इस प्रोसेस का पूरा होना जरूरी है, और मतलब आपके लिए ये एक बेसिकली साक्ष्य होता है, एक एविडेंस होता है, बेसिकली आपके लिए एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट हो जाता है कि हाँ, हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम लगान पे कर रहे हैं, तो ये जमीन हमारी है, तो इट बिकम्स एन एविडेंस। इसलिए लोग लगान देने के लिए इतना मार किए हुए रहते हैं, क्योंकि लैंड जो है काफी कॉस्टली हो गया है। तो एनीवे आप रेंट रोल क्रिएट करते हैं, और कि कितना ये जमीन किसका है, किसका होना चाहिए, और इसको कितना लगान देना चाहिए, वो चीज आप, तो अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ रेंट आप फाइनलाइज करते हैं रेंट रोल में, हर एक पार्सल के लिए और हर एक ओनर्स के लिए, कि आपका वही, आपका अब 10 खेत है, 10 खेत अलग अलग साइज का है, ये खेत इस नेचर का है। पहले भी जो रेंट तय होता था उसका बेसिस जो होता था ना, वो होता था प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर ही रेंट, किसी का बहुत उपजाऊ है, किसी का जैसे धनर 1, धनर 2, धनर 3, भीट 1, भीट 2, मतलब भीट जो उपजाऊ नहीं है उसमें भी 2 कैटेगरी कर दिया, 1 भीट 1 भीट 2,
मतलब जो एकदम से जिसमें कुछ नहीं हो रहा है, उसका लगान बहुत कम होता था। धनहरे में काफी ज्यादा उपजाऊ होता था, पानी का सुविधा काफी रहता था, सिंचित रहता था। धनहर 2 में बीच बीच का उपज होता था, धनहर 3 में थोड़ा कम उपज होता था। तो ऐसे ही करके मतलब प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर रेंट तय करते थे। आज के समय में वो मतलब दोज क्लासिफिकेशन हैज बिकम इररेलेवेंट। इतने छोटे टुकड़े में बट चुका है जमीन और इतना ज्यादा कॉस्टली हो चुका है। इवन गांव की भी जमीन इतनी कॉस्टली हो गई है। इवन एक कोई रोड बनता है तो लैंड एक्विजिशन में जो सरकार को पे करना पड़ता है कंपनसेशन, दैट्स ह्यूज अमाउंट। तो एनीवे, तो ये कहने का मतलब उसका रेलिवेंस काफी घट गया है। तो वो रेंट का जो बेसिस है उसको भी रिवाइज, मतलब उसको भी रीलुक किया गया है, रिविजिट किया गया है। और रेंट रोल पब्लिकेशन, रेंट रोल बन जाने के बाद फिर मैप पब्लिश हो जाता है फाइनली, और उस मैप की एक लीगल सैंक्टिटी हो जाती है। वो उस मतलब एज ए कैडेस्टर, एज ए ओनरशिप मैप, उसकी एक लीगल सैंक्टिटी। किसी भी जमीन की नापी के लिए फिर क्या है, वो आधार की तरह काम करने लगता है। और पहले ऐसे भी जो ट्रेडिशन में आप मान के चलिए कि मैप और आरओआर में अगर कंट्राडिक्शन होता है, क्योंकि पहले एरर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता था, और कई बार क्या होता है कि लोग सरकारी जमीन को दाब लेते हैं। ये बहुत रैम्पेंट प्रैक्टिस है, उस पर भी आप लोगों का काफी ध्यान होना चाहिए कि जो सरकार की जमीन है उसको आपको निकालना होगा, तो वो आप नापी के बल पर ही निकाल पाओगे। तो आप अगर बहुत उसको क्या बोले, मतलब आपका माइंड काफी इंटेलिजेंट और जुडिशियस नहीं है, तो उस और एक्ट की पूरी जानकारी, आप वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है तो इस काम में आपसे चूक होने का डर है। तो इस बात के लिए मतलब आप एक्ट वगैरह का काफी अच्छे से अध्ययन कर लें और देखें कि कैसे हायरार्की में किसको मिलना होता है, किस एक्ट के तहत किसको भूमि जानी होती है। अगर कोई भूमि सरकार ने सेटल किया वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, कहीं वैसी जमीन बेची तो नहीं जा रही है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रख के आपको मतलब बेसिकली स्कूप आउट करना, मतलब उन चीजों को पहचानना होगा कहाँ एनोमेलीज हैं वैसे जगह को, और कौन सरकार की भूमि है उसको अलग करना होगा। सरकार की क्यों, जो वास्तव में आपका काम है जो जिसकी भूमि है उसको दे के एक फेयर ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक कंप्यूटराइज सिस्टम को इन प्लेस लाना है। बेसिकली इसी काम के लिए सारा सर्वे जिसमें आपकी बड़ी महती भूमिका है। तो फाइनल पब्लिकेशन हो जाता है, उसके बाद भी फिर एक बार जुडिशिएशन होता है, एडजुडिकेशन होता है। वो क्या प्रपत्र 21 में आमंत्रित करते हैं, लेकिन वो एडजुडिकेशन क्या होता है, डीसीएलआर या एडीएम के लेवल पर होता है। उस डीसीएलआर से अन्यून पंक्ति के लोग उसकी सुनवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कानून को एएसओ के इससे वो जुरिस्डिक्शन से वो बाहर चला जाता है। तो वो प्रपत्र की प्रपत्र 22 और वो सुधार होता है फिर प्रपत्र 23, फिर वो जिला गजट में प्रकाशित होता है। बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से इसकी वो किसी को नॉमिनेट करते हैं। खैर, तो ये पूरा प्रोसेस है। आपको इस प्रोसेस में यही आपका मोटे तौर पर प्रोसेस फ्लो है। तो इसमें आपको कहीं अगर नहीं समझ में आने वाली है बात, तो वो बतलाइए। एक एक करके आप पूछ सकते हैं। क्या है ये? हाँ, अनम्यूट कीजिए ना। मोहम्मद कौ 9, ये मोहम्मद कौ 9, हाँ बोलिए। क्या नाम है? नहीं, क्या लिख, को UNAIN है। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ हेलो बोलिए। सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने अभी कहा कि अच्छा, सरकारी जमीन हाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता कानून को, या मीन, और सेकंड में आपने फिर कहा कि सरकारी जमीनों को भी अलग करना पड़ेगा। सर वो समझ में नहीं आया। क्या चाहिए, आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन प्लीज? हाँ सर आपने कहा कि कानून को अभी जैसे वर्क करेंगे तो आप रैयतों की जमीन पे करेंगे, हाँ हाँ हाँ। और सेकंड वन आपने कहा कि सरकारी जमीन का छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसके अच्छा, कैसे करेंगे? हाँ ओके ओके ओके, समझ गया मैं। राइट सर। देखिए, हाँ हाँ ठीक है, इसको इसको आंसर कर दूं या और भी क्वेश्चन है? बोलिए। सर पहले इसका आंसर अच्छा दीजिए। ठीक है ठीक है। रैयत जो क्लेम करते हैं, मान लो वो क्लेम कर रहे हैं कि मेरा 2 कट्ठा 20 डिसमिल जमीन है, ठीक है। आप जब मैप बनाए तो पता चला ये तो 3 कट्ठा है, तो 80 डिसमिल उसके पास कहां से एक्स्ट्रा आ गया? तो गांव के स्तर पर जब आप जाते हैं तो जो इंडिपेंडेंटली कोई क्या होता है कि कोई आहर है, कोई पाइन है, कोई गांव का डगर है, रास्ता बना हुआ है, वो सब सरकार की जमीन होती है। और जनरली ये बहुत रैम्पेंट प्रैक्टिस है कि टेनेंट्स उसको दाब लेते हैं, जो भी उससे सटे हुए जिनका भी खेत है वो जनरली उसको दाब लेते हैं। ऐसा हम कई बारी हमको ये देखने का मौका मिला।
तो उनके उनका जो मैप बना हुआ है और उनका जो बनता है हिस्सा, वो दोनों भी तो मतलब क्या कहते हैं, उनमें एक कॉरस्पॉन्डेंस होना चाहिए ना, वो संगत होना चाहिए दोनों ना। अगर उसमें संगति नहीं है, विसंगति है, तो उसको ठीक कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। तो ये तो बेसिकली आपका जो किश्तवाड़ के लेवल पर ही आपको, जिसमें ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, उसी में आपको ये पता चल जाएगा। तो ये ओनस किस पर जाएगा? ये ओनस तो आप पर जाएगा। ये बेसिकली इस चीज का है कि आपको मैप को ठीक करवाना होगा कि ये रास्ता 5 फीट चौड़ा नहीं है, बल्कि ये रास्ता जो है 25 फीट चौड़ा है, और बाएं साइड जो है इसको 15 फीट और चौड़ा होना है, दाएं साइड इसको 10 फीट होना है। यू गॉट माय पॉइंट मोहम्मद? हाँ यस सर। कुल मिला के बात ये है कि मतलब सरकारी जमीन पे जैसे कि कोई रैयत वाला काम जिस तरह हम करते हैं, उस टाइप का हम सरकारी जमीन पे नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज हाँ, एडजुडिकेशन आप नहीं कर सकते हैं। अगर विवाद है, कोई बोल रहा है कि नहीं ये हमारा है, जहां विवाद ही नहीं, जहां कि सीधे दाब लिया, इंक्रोचमेंट है, और वो कहे वो तो आपत्ति भी देने नहीं जाएगा। क्योंकि अगर किसी रैयत के साथ ये काम होता है, बात को समझिए, दो खेत, अगर दो रैयत हैं, अगल बगल एक तरफ ए है, एक तरफ बी है, आ रहे हैं, एक तरफ ए रैयत है, एक तरफ बी रैयत है। ए ने अगर बी की जमीन दाब ली तो बी तो झगड़ा करने लगेगा ना। ए और बी के बीच विवाद आएगा, तो एक पक्ष होगा, एक प्रतिपक्ष हो जाएगा। सरकार के केस में जो सरकार का पक्ष रखने वाला होता है, वो बाय डिफॉल्ट सीओ होते हैं, अंचलाधिकारी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर देख लिया आप अभी मान लीजिए आपको दिख रहा है कि कोई रास्ता 25 फीट चौड़ा था, घट के वो 5 फीट का हो गया है, गली में तब्दील हो गया है, और लोग खेती कर रहे हैं आराम से। तो जो एरियल एजेंसी को जो फोटोग्राफ से प्राप्त हुआ, वो जो खेत बनाया, उसमें तो वो 5 फीट का रास्ता बना के दे दिया हमको, ठीक है। तो ये तो हमारा काम होगा ना कि हम पुराने वाले मैप से मिलाएं और देखें कि हाँ ये तो 25 फीट का होना चाहिए। तो वो आपत्ति देने क्यों जाएगा? कोई आपत्ति ही नहीं देगा आपको। तो रैयत तो जो हाँ, तो रैयत जो कागजात देते हैं उसको आप मिलाइएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सरकारी जमीन यहाँ दबी हुई है या नहीं। हाँ, तो रैयत ने जो ले रखा है सिर्फ उसको हमें निकालना है। हाँ 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 हाँ, आप विवाद को एडजुडिकेट नहीं करेंगे, लेकिन रैयत के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको आप एडजुडिकेट करेंगे। हाँ। और सर सेकंड क्वेश्चन है सर, सबों को मौका दीजिए प्लीज। कितनी देर है? 20 मिनट है। अच्छा हाँ, बोलिए। हाँ बोलिए, इंदु यादव। तो पार्सल एक बार बता देते, पार्सल क्या होता है? पार्सल और खेत, इस दोनों में ये अंतर है कि मेरा मान लीजिए 4 खेत है, चारों सटा हुआ है, तो वो मिला के एक ही पार्सल बन जाएगा। मतलब हक मालिक उसका कौन है, मालिक के अधिकार में चारों आ रहा है, तो उसको एक बना देता है अगर वो सटा हुआ है तो, चूंकि वो लैंड में कंटिन्यूटी में है, जमीन पर वो कंटिन्यूटी में है। लेकिन अगर हम उसी जगह पर मान लिया मेरा 3 खेत है, तीनों अलग अलग है, तो वो तीनों 3 पार्सल बनेगा। लेकिन तीनों अगर एक साथ सटा हुआ रहता तो वो एक पार्सल बनता, 3 खेत। जो फोटोग्राफ के बेसिस पर बना के खेत दिया जाता है मैप में, तो उसमें तो खेत बना हुआ रहता है ना, तो हो सकता है वो खेत जो है पार्सल के कंटेम्पोररी, मतलब नहीं, कंटेम्पोररी नहीं, मतलब वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं हो। नेक्स्ट, क्लियर हुआ आपको इंदु यादव? कहाँ गई इंदु यादव? क्लियर हुआ आपको? अच्छा चलिए, हाँ मनोज कुमार बोलिए। बुला लेना। मनोज कुमार, हाँ हेलो। कहाँ गए मनोज कुमार? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि लदाबी क्या होता है सर? देखिए एक्ट और बहुत उर्दू वाला डिटेल मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, दूसरे कक्षा में लोग आएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये आपके जो आपकी तकनीकी मार्गदर्शिका जो है, ठीक है, उसमें आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। थोड़ा वॉइस कम आ रहा है सर। हाँ, तकनीकी मार्ग, टेक्निकल मैनुअल है आपका, अपलोड किया हुआ है ट्रेनिंग जी जी में। हाँ, उसमें आप देखिए, आपको मिल जाएगा। नहीं, उसमें ही सर एक मैं लदाबी करके एक शब्द देखा था, जो उसका मुझे डिटेल कहीं नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने पूछा था सर। नहीं ठीक है, मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा बहुत ज्यादा। आप प्रोसेस फ्लो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। आप मैनुअल से गुजर सकते हैं, ट्रेनिंग मैनुअल से गुजर सकते हैं, फैक है उससे ही आप गुजर सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन लदाबी उसमें है, ये वर्ड। सर सेकेंड क्वेश्चन था जो, हाँ नहीं उनको बोलने दीजिए सेकंड क्वेश्चन कौन, हाँ बोलने दीजिए उनको। मनोज कुमार, हाँ कहाँ चले गए? सर सर
हाँ हाँ बोलिए। सर ब्रीफ में 2 सवाल सिर्फ जवाब दे दीजिए। हाँ, 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 हाँ। 20 सेंटीमीटर का एरर सर कितने लेंथ के मेजरमेंट में अलाउड है एरर? जमीन पर का एरर है वो पूरे गांव के लिए कितने है, लेंथ के पूरे लिए? पूरे गांव मैंने के लिए सर है वो। हाँ, जो मैंने चीज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। हाँ हाँ, हमारा पूरा गांव जनरली 1.5 से 2 किलोमीटर तक एक्सपेंस में रहता है, ठीक है। सर हाँ उसमें 20 हाँ सेंटीमीटर का हाँ एरर हाँ अलाउड हाँ, है। जो 20 कड़ी अच्छा था वो घट के लगभग 1 कड़ी हो गया है, ऐसे समझिए। सर, हाँ हाँ अच्छा और एक चीज है सर, जैसे कि जब रैयत की स्व घोषणा जब ली जाएगी, हाँ हाँ हाँ। तो रैयत की स्व घोषणा लेते समय में जो मिलान करने हेतु जो वो डॉक्यूमेंट्स देंगे, उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि अंतिम अधिकार अभिलेख, नहीं पंजी नहीं, 2, दस्तावेज। स्वघोषणा में वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, जिसमें आप खानापुरी के लिए जाते हो बेसिकली उस समय कलेक्ट करते हैं अमीन लोग, या दास्त जिसमें ठीक पंजे लिखते हैं उस समय कलेक्ट करते हैं। आपको ठीक स्वघोषणा मिल जाएगा, आप फिर अंचल से जो लिखवाओगे, जो प्रपत्र 5 में एंट्री करवाओगे, और जो वो खतियानी सर नकल आपके पास होगा, उससे बेसिकली आप क्रॉस कंफर्म करोगे। जी, उसमें सर ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस क्या होगा डॉक्यूमेंट्स का? ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस जैसे ऐसा भी होता है, मैं एग्जांपल एक आपको दे देता हूँ कि रजिस्टर 2 में वो जमीन एक आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन मैंने फॉर्जरी करके किसी और ने उस जमीन को सेल कर दिया। अच्छा, तो मेरे एंट्री के समय में मैं रजिस्टर 2 को मैंने प्रामाणिक मानूंगा, या फिर वो जो किसी और ने उस जमीन को सेल कर दिया उस सेल डेट को प्रामाणिक मानूंगा? ये ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस क्या होगा? बेसिकली हाँ ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ ये रजिस्टर 2 में कुछ और था, और और आप तो सब उससे भी पीछे जा रहे हो, आप मैंने क्यों ये घबरा मेरे रहे साथ हो चुका है सर, हो? इसीलिए ये मैं नहीं, पूछ रहा हूँ, मेरे आप साथ एक ऐसा घटना हुआ है। समझ रहे हैं, आप उससे भी पीछे जा रहे हो, आप तो खतियान पकड़ के उठा रहे हो। जी, खतियानी पकड़ रहा हूँ मैं। खतियान पकड़ रहे हो जहां से गलती होने का, और उसके बाद उसमें जब वंशावली अटैच करके देखोगे तो आपको तो हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किसको कितना जाना चाहिए। अगर कोई तो सक्सेशन किसको है, प्रामाणिक मानूंगा, मेरा क्वेश्चन यही है कि ऑब्वियस है, जब आप खतियान और वंशावली से जाओगे तो वो सबसे ज्यादा प्रमाणिक होगा, अच्छा, यानी खतियान क्योंकि वाले रिकॉर्ड वहीं पर पहली बार अधिकार अभिलेख बना को ही था, मानना है। आर। हाँ, और उसके बाद तब आप प्रूफ डिटेल्स जमाबंदी को पंजी से मिलाओगे। हाँ, अभिलेख का जो डिटेल है वही प्रामाणिक डिटेल है। ऑब्वियस ऑब्वियस, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रमाणिक है, वो पहला आर है जो बना था खतियान। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद सर। हाँ, कोई और? गौरव कुमार बोलिए। हेलो, एलपीएम का क्या मतलब होता है? एलपीएम सर कुछ कह रहे थे एलपीएम के बारे में। एलपीएम का मतलब हुआ लैंड पार्सल मैप, मतलब उनके केवल एक खेत का नक्शा A4 साइज वाले पेपर पर पब्लिक को, रैयत को, टेनेंट को दे दिया जाता है, वही हुआ एलपीएम, लैंड पार्सल मैप। उसका स्केल ऑब्वियस है कि बहुत अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन लार्ज सर, स्केल होगा। हाँ हाँ सर ETS आवाज बज हो जा रहा है, शायद आप ईटीएस पूछ रहे हैं, शायद आप ईटीएस पूछ रहे हैं। ईटीएस का मतलब, एनीवे मैं आंसर कर देता हूँ। ईटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन हुआ, ये दूरी नापने के लिए काम आता है। पहले जो हम दूरी नापते थे वो चेन से नापते थे, तो चेन में नापने के लिए 2 आदमी को एक साथ जाना पड़ता था, एक सिरे पर, एक छोर पर एक आदमी, दूसरे छोर पर दूसरा आदमी। ईटीएस में भी, और किसी भी दूरी को नापने के लिए, जहां जिस दूरी को नापना है उस दूरी पर चेन के साथ खुद इन पर्सन अपीयर होना पड़ता था। आदमी तो इसमें भी 2 चाहिए होता है ईटीएस में, लेकिन एक साथ ही आप 100 डिस्टेंस को नाप ले सकते हैं। तो ईटीएस से, और दूसरा चेन से नापते हैं तो थोड़ा ढीला हो गया, थोड़ा लूज लगाया, मतलब थोड़ा सिकुड़न रहा, तो वो सब जो मैनुअल इंटरवेंशन के कारण जो एरर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं वो थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन एटीएस में ये एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, लेजर से नपाई होता है इसमें। ईटीएस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक टोटल, पुराने वाले थियोडोलाइट को और इलेक्ट्रॉनिक ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, दोनों को मिला दीजिएगा तो ईटीएस बन गया। वो टोटल स्टेशन कहा जाता है उसको, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन, और टीएस भी बोलता है, टीएस भी बोलता है, टोटल स्टेशन। नेक्स्ट, प्रिया कुमारी बोलिए। इनको हाँ ठीक है, जो हाथ रेज कर रहे हैं उनको भी देते जाइएगा एक एक करके। हाँ बोलिए प्रिया कुमारी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, हाँ हाँ प्रिया कुमारी बोलिए। हाँ बोलिए। कायमी नगदी क्या है सर? कायमी नगदी क्या है सर? कायमी नगदी। आप हाँ, जो ग्लॉसरी है ना टेक्निकल गाइडलाइन का, उसको काइंडली रेफर कीजिए। ये आपको सर्वे प्रोसेस फ्लो से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो पूछिए। आपको क्लास लिया जाएगा, ढेर सारी कक्षाएं ली जाएगी, ये सारी, इन सारी चीजों को आपको बताया जाएगा। अभी प्रोसेस फ्लो से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो वो पूछिएगा तो मतलब वो ज्यादा रिलेटेड होगा। और
ओके थैंक यू। हाँ बोलिए, पूछिए, कोई हाथ उठा है इसको। मोहम्मद अहसान, इसको लीजिए, क्लिक। मोहम्मद अहसान बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये जो मेरे पास प्रपत्र की जो सूची है, हाँ उसमें प्रपत्र ये जो है 13 और 14 दोनों सेम है क्या? एक मिनट। अरे एक में आपत्ति दिया, वो उसका रिसीविंग दीजिएगा ना आप उसको, वो नहीं सर, रिसीविंग है। नहीं, दोनों में वही लिखता है, दावा आक्षेप दायर करने का प्रपत्र 13 14 दोनों लिखता है। तो एक कॉपी आप रखिएगा, एक कॉपी आप उसको दे देंगे। अच्छा अच्छा सर, एक मेरे सवाल कुछ और हैं। हाँ 5 दिन बाद तो सर मौका मिला है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये पूछ सकते हैं और भी क्वेश्चन है, जैसे दादा और क्या कहते हैं, मतलब ग्रैंड फादर और फादर के बीच की प्रॉपर्टी में मैं कल सुन रहा था क्लास में कि अगर क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा उसमें अगर किसी बेटी का जो है ना हक बाप की प्रॉपर्टी में डिसाइड किया जाएगा, उसके दादा की प्रॉपर्टी में नहीं किया जाएगा। ये जब से लागू हो, कोई भी एक्ट लागू होता है तो वो भूत लक्ष्य प्रभाव से लागू नहीं होता है, जब से लागू होता है उसके बाद से देखा जाता है। तो वो टाइमिंग का बेसिकली मुझे लगता है इसमें ये होगा, मेरा उसमें इसलिए ये बात आई होगी। हाँ मेरा क्लियरेंस है कि पहले दादा से प्रॉपर्टी तो पिता पे आएगी, तो वो तो पिता की हो गई ना। आपको जो एक्ट के जानकार हैं वो ज्यादा अच्छी तरह इस पर बतला पाएंगे। अच्छा, हाँ प्रोसेस फ्लो से रिलेटेड सवाल आपको जो भी है तो वो काइंडली आप पूछ सकते हैं। नहीं सर ठीक है सर। ठीक है। नेहा रानी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन था, अगर रैयत के पास हम जाते हैं और उससे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं किसी लैंड का या कुछ जगह का, और वो हमें मना करता है और हमसे आर्ग्यूमेंट करता है, तो उसके अगेंस्ट हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? क्या नहीं, वो मना क्यों करेगा, ये तो उसके हित की बात हो रही है, ये तो उसी के हित की बात वो हो रही मना है। करता है कि नहीं हमारे पास नहीं है, हमारी जमीन नहीं है तो मतलब उनको बोलिए कि नकल ले लें अंचल से। सर डिमार्केशन से मतलब क्या है? सेकंड क्वेश्चन मेरा। हाँ डिमार्केशन का मतलब हुआ सीमांकन। मतलब जैसे दो खेत है, दो खेत आपस में बटा हुआ है, तो बीच का एक लाइन होगा ना, वो लाइन क्या होता है जनरल, जो हमारा फिजिकल लाइन है वो क्या है, मेड़ है। बेसिकली दो खेत को अलग करने वाला फिजिकल डिमार्केशन क्या है, मेड़ है। तो वही मेड़ जैसे जैसे गया हुआ वैसे वैसे ही हमारा मानचित्र का भी लाइन जाना चाहिए। तो यही चीज हुआ डिमार्केशन। तो ये क्या हुआ, खेसरे के बीच का डिमार्केशन हुआ। उसी तरह विलेज के बीच का डिमार्केशन हो सकता है, अंचल के बीच का डिमार्केशन हो सकता है, जिला के बीच का डिमार्केशन एक तरह से कह सकते हैं बाउंड्री या हाँ यस एक तरह से नहीं, हर एक तरह से बोल सकते हैं। डिमार्केशन का मतलब हुआ, मतलब वो डिलिनिएशन ही बेसिकली डिमार्केशन है जो दो एंटिटी को अलग करता है। ठीक, थैंक यू सर। हाँ जो हाथ उठा रहे हैं दीजिए उनको। हाँ बोलिए रवि कुमार। क्या कौन है, प्रभास चंद्र नाग। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जैसे चकबंदी हुआ था, हाँ तो चकबंदी में जब अमीन मेजरमेंट किए जमीन का, तो उन्होंने लोन जो जिनका जमीन था बोले कि भाई हम तेरा जमीन नाप दिए, इसके लिए मेरे को एवज में पैसा दो। तो पहले के आदमी से बोला कि मेरा जमीन है, नाप रहे हो, मेरा जमीन है, मैं पैसा क्यों दूं? तो अमीन ने उस जमीन को जो है ना सरकारी जमीन लिख दिया। अच्छा देखिए, रॉन्ग प्रैक्टिस को जस्टिफाई थोड़ी किया जा सकता है, जो गलत है वो तो गलत है। तो सर अगर ऐसा के समय आपको आए देखना पड़ेगा कि वो कि अपना हमारा खतियान ले, अगर वो जिसके रैयत का है, वो रैयत ने उस पर क्लेम किया, वो खतियान लेके आएगा कि नहीं ये जमीन मेरा है, तो हम पुराना चकबंदी का मानेंगे कि ये रैयत को मानेंगे? अगर चकबंदी का 26 का में नोटिफिकेशन हो गया है तो आप उसको मानेंगे। जो एक्सेप्टेबल है, जो प्रवर्तन में है, जो लागू है, उसको ना आप देखेंगे। किनका दखल है, किनके पोजीशन में है, किनके ओनरशिप में है, जिनके ओनरशिप में जो कागज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको देखिएगा ना आप। सर तो कागज तो अगर चकबंदी का अगर वो अंतिम प्रकाशन अगर नहीं हुआ है जी सर, तो वो बेसिकली वही इसमें ये बनता है
क्या कहते हैं मतलब ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट माइलस्टोन वही होता है कि 26 गांव में वो ये हुआ है कि नहीं, पब्लिश हुआ है कि नहीं। चकबंदी लास्टली चकबंदी पब्लिश हुआ है इसके कि बाद की नहीं? घटना है, जब सर्वेक्षण खत्म हो जाएगा तब चकबंदी की बारी आती है कि डिफरेंट, अगर आपके हमारे 6 खेसरे हैं गांव में, जी 6 अलग अलग जगह पर हैं, हम चाहते हैं कि खेती की सुविधा के लिए उस 6 को एक जगह मिला लें, तो किसी न किसी से तो हमको अदला बदली करनी होगी ना, तो उसका सहमति के साथ जब जी ये काम किया जाता है और एक जगह मिला लेते हैं तो उसी को चक फॉर्मेशन कहा जाता है, उसी को चक बनाना बोलते हैं, उसी को चकबंदी, इस सारे प्रोसेस को चकबंदी बोलते हैं। तो ये सर्वेक्षण के जी बाद का सर। बात है। बोलिए कौन है ये, हाँ दीजिए, वारिस हुसैन बोलिए। हाँ सर, हाँ गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून बोलिए। वो एलपीएम में जैसा आप बता रहे थे सर, हाँ लैंड हाँ पार्शल मैपिंग में, हाँ हाँ कि वो पहले क्या होता था कि पूरे गांव का दिया जाता था हाँ एक हाँ बार, हाँ लेकिन अब जो है तो, लेकिन सपोज कर लीजिए कि एक आदमी के एक खाता नंबर का बहुत सारा खेसरा है, ठीक, तो सबका अलग अलग एलपीएम मिलेगा क्या? हाँ अलग अलग मिलेगा, अगर उसके 4 खेसरे हैं तो 4 एलपीएम मिलेगा, अगर उसके 50 खेसरे हैं तो उसको 50 एलपीएम मिलेगा। यस सर। अच्छा, हाँ जहां हाँ तक आपने बताया सर कि कानून को एक तरह से अधिकारी भी है कि हाँ वो फैसला करता है, हम्म, लेकिन सपोज कर लीजिए कि उसको 25% देखना है, हम्म, लेकिन वो तो मैक्सिमम से मैक्सिमम देखेगा तभी तो वो फैसला सही कर पाएगा। तो एक तरह से एक वक्त में वो चेन है कि वो एक वक्त में वो अमीन वाला भी एक तरह से कार्य करे ताकि उसको मतलब आराम मिले फैसला करने में, और एक वक्त वो अधिकारी भी है। देखिए आप अधिकारी हैं तो आपको संतुष्ट होना होता है ताकि आप लिखें और आपके लिखे हुए पर सरकार विश्वास करेगी, अगर वो गलत पाती है तो फिर आपको दंडित किया जाएगा। तो आपको संतुष्टि कैसे मिलती है ये आपकी बात है, आपको अगर अमीन पर मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, लेकिन काम सारे लोग करते हैं कि नहीं, तो अमीन अगर काम कर रहे हैं तो आप उनसे काम करवाते हो तो वो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यस ही इज डूइंग द करेक्ट थिंग, ही इज नॉट डूइंग एनी माल, मतलब एनी मैल प्रैक्टिसेस। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा, आपको संतुष्ट होना है कि हाँ ये सही है, आप जैसे संतुष्ट हो पाते हैं, आप सारे को अपने से करके संतुष्ट ना पाते हैं, बेशक करना है आप कीजिए, 25% तो आपको करना है। हाँ इट मींस एट ए टाइम दोनों वर्क को एक साथ लेकर चलने हैं। हाँ 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 थैंक यू। हाँ अभिषेक कुमार, हाँ बोलिए, अभिषेक कुमार सोनू बोलिए। हाँ अभिषेक कुमार बोलिए। अच्छा सर, एक बात और थी सर। हाँ हाँ सुन पा रहे हैं सर हमें? हाँ बोलिए, आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो हाँ हेलो बोलिए, सर। हाँ बोलिए। जी सुन रहे हैं सर? हाँ सुन रहे हैं, जी बोलिए। सर। जी सर, मेरा कहना यह है सर, अमीन के द्वारा जब मैप को सत्यापन करने मैं फील्ड में जाऊंगा तो उस समय में टोटल ऑपरेशन टोटल स्टेशन सर मैं खुद ऑपरेट करूंगा, एजेंसी नहीं एजेंसी रहेगी आपके साथ एजेंसी रहेगी, आपके साथ अमीन रहेंगे, और आप और ग्राउंड ट्रूथिंग तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में से है, क्योंकि ये नक्शा आगे बढ़ने लायक है कि नहीं, वो या वहीं पर से वापस होकर फिर से सुधार होना है, ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। अगर नक्शा ही गलत हो जाएगा फिर आप आगे का पूरा फ्यूचर का मापी ही खराब हो जाएगा। तो वो चीज आपको बेसिकली इसमें ये क्या है, बेसिकली हाफ डे या मैक्सिमम वन डे भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, हाफ डे का एक्सरसाइज होता है कि 2-3 लॉन्ग शॉट जो ले लीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर या 2-2.25 किलोमीटर, और उसको आप मैप से मिला लीजिए, अगर वो मैच कर गया तो यू कैन बी प्रेटी श्योर कि हाँ थिंग सही होंगे। या कुछ पार्सल जो मान लीजिए सरकारी पार्सल्स हैं उनको जाके नाप लीजिए, उसका एरिया मैच कर गया, उसका डिस्टेंस मैच कर गया, तो इट्स ओके। नेक्स्ट, वो फेस टू फेस क्यों नहीं होता है, दीजिए हाथ, हाँ हाथ उठना, ठीक है। कौन है? सोहैब अहमद बोलिए। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। कहाँ चले गए सोहैब अहमद? सर ग्राउंड किश्तवाड़ में अगर हम ग्राउंड ट्रूथिंग करने जाते हैं उस टाइम पे अगर ऐसा होता है कि मैप में कोई जमीन या खेसरा दिखता है कि बड़ा है और ग्राउंड पे वो चीज छोटा दिखता है, हाँ तो आप इसको, तो उस केस में क्या करेंगे? हाँ तो आप उसको देंगे, एजेंसी को देंगे आप लिख तरफ कि आपका ये गलत है, आप इसको ठीक कीजिए, वो ठीक करके देगा आपको। हाँ एजेंसी को देंगे और फिर आगे जब हम खाना पूरी करने जाएंगे और उस समय रैयत देता है हमको कि भाई अपना वो अधिकार अभिलेख या कुछ भी पेपर देता है, उसके हिसाब से जो हमारा पहले मैप में था
अगर वही सही हुआ तो उस केस में क्या हम ग्राउंड पे उस जमीन को फिर बड़ा कराएंगे या नहीं, फिर आप तो रैयत के बीच में ऑर्डर कर दीजिएगा, बाकी तो रैयत अपने आप कर लेगा। आप जमीन जाके तोड़ना या मेड़ काटना थोड़ी है। आप हम लोग बेसिकली अधिकार अभिलेख बना रहे हैं और मानचित्र बना रहे हैं, मानचित्र में तत्संगत सुधार करेंगे। जमीन पर तो आप जो ऑर्डर देंगे अपने आप वो हो जाएगा। तो फिर तो किश्तवाड़ में एक बार, जैसे किश्तवाड़ में एक बार मैप सुधरवाएंगे, फिर अगर खानापुरी में अगर वो गलत होता है तो फिर खानापुरी में के समय भी मैप का हाँ सुधरेगा। पहले बार हम मतलब ज्योग्राफी को ठीक करते हैं कि जो जमीन की ज्योग्राफी है वो हमारा रेप्लिकेट हुआ कि नहीं मैप पर, और बाद में जब हम ओनरशिप पर जाते हैं तो ओनरशिप के अकॉर्डिंगली फिर करेक्शन हुआ कि नहीं मैप पर। बेसिकली मैप को करेक्ट हो जाना होता है अंत तक जाते जाते। हाँ ठीक। और कौन है? थैंक यू। नितेश कुमार बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, अनावास बिहार सरकार क्या होता है सर? क्या चीज? अनावास बिहार सरकार क्या होता है सर? कोई भी जमीन अगर रहता है सर। हेलो। हाँ अनावास बिहार सरकार क्या होता है सर? ये सरकारी जमीन के ढेर सारे किस्म होते हैं, जैसे गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास या सर्वसाधारण बिहार अनाबाद, सर्वसाधारण अनाबाद बिहार सरकार, ये खास महल। तो ये अलग अलग टाइप हैं सरकार के लैंड के, तो उसी में से ये एक है। वो ये जमींदार के समय ये जमींदारों के साथ रहा करते थे। सर ये एक रैयत का नहीं होता है कोई भी, जैसे हम देखें ये नॉन इंडिविजुअल होता था। देखें सर हम उसमें जी, अनाबाद बिहार सरकार अवैध दखल किसी व्यक्ति का नाम दे दिया है। हेलो। हाँ इसमें ना अनाबाद बिहार सरकार एक्ट वाले क्लास में आपको इस पर डिटेल से बताया जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं जो जान रहा हूँ कि अनाबाद बिहार सरकार सरकारी जमीन का एक प्रकार है जो पुराने जमाने में जमींदार का नॉन इंडिविजुअल लैंड होता था और जो किसी पर्टिकुलर रैयत का नहीं होता था, तो वो है। और जो गैर मजरूआ आम होता था वो पब्लिक भूमि होती थी जो लोक उपयोग में आते थे, जैसे गली हो गया या घाट हो गया, उस तरह वाला। एक सवाल और है सर। हाँ बोलिए। हाँ प्रोसेस फ्लो से हम लोग लिमिटेड रह रहे हैं अपनी कक्षा से। हाँ खैर बोलिए। क्या हो गया? कट गया? दूसरा जो हाथ उठाए हुए इनको दीजिए, दे दीजिए। बोलिए हेशम फरीदी। यस सर। हाँ गुड आफ्टरनून सर। सर पूछना चाह रहा कि लैंड पार्सल मैप आवाज ही नहीं आ रही है। तो एक एंड से चेक करेंगे, टोटल स्टेशन के थ्रू चेक होगा? मतलब आवाज में एक बार फिर काइंडली रिपीट कर दीजिए, आवाज बज हो गई आपकी। हाँ टोटल स्टेशन के थ्रू या 1.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको ट्रांसवर्स करके और हम चेक करेंगे कि हमारा डिस्टेंस में वेरिएशन जो 20 सेंटीमीटर है। हाँ ETS है। प्लस नहीं हो सकता है, माइनस होना चाहिए? नहीं दोनों हो सकता है। -20 सेंटीमीटर होना चाहिए? नहीं माइनस प्लस दोनों हो सकता है। आना चाहिए। मान लीजिए आपको नाप के आ रहा है 2010 मीटर है तो 2009 मीटर 80 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2010 मीटर 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है। जी। तो उसको तो फिर ट्रैवर्स का जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग TS से चेक करेंगे, क्योंकि पूरा कोई चीज तो सीधा है नहीं, हमको दिख तो जाएगा नहीं। और वैसे भी TS का जो टोटल डिस्टेंस होता है वो 500 से 700 मीटर होता है। नहीं और लाइन तो सीधा होता नहीं है। एक मिनट आप जो डिस्टेंस लेते रहते हैं ना मैप पर, जो डिस्टेंस लेते हैं वो सीधा वाला ही डिस्टेंस लेते हैं। बेसिकली 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप ले रहे हैं, मान लिया कोई कुआं है कोई एक टावर है, ठीक है, इस दोनों का बीच का आप डिस्टेंस लिए तो वो तो आप सीधा ही डिस्टेंस ले रहे होते हैं। तो सर हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे? 1.5 किलोमीटर तो एक बार TS से दिखेगा नहीं ना सर? क्यों नहीं दिखेगा? ऐसे कंफर्टेबल जगह पर रखिएगा तो आराम से दिखेगा, एकदम दिखता है। और रिफ्लेक्टर लगा के नपवाइएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टर सर फिजिकली पॉसिबल है अगर, तो यही फिल्टर जा रहे थे। हाँ बिल्कुल कस के पॉसिबल है और हम लोगों ने किया है। अच्छा। जहाँ हाई डेंस एरिया होगा सर वहाँ कैसे करेंगे? वहाँ दिक्कत होगी तो वहाँ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, टोटल स्टेशन को शिफ्ट करेंगे। हाँ तो जब हम शिफ्ट करेंगे सर तो उसके लिए फिर हम रास्ते का हमको कोऑर्डिनेट पता होगा तब तो हम करते हुए चलेंगे। वो अलग ये उसमें फैसिलिटी रहती है इसमें ETS में कि आप जो ओरिजिनल बेस स्टेशन बनाए और अगर एक दूसरा बेस स्टेशन बनाए तो दोनों को कोरिलेट करके फिर वो डिस्टेंस निकाल देता है। ठीक है, निकाल देगा सर। हाँ ठीक है सर, ये चीज जाना चाह रहे हैं।
ओके सर, दूसरा सर एक और चीज है कि अगर किसी रैयत का खेत जैसे कब्जा किया हुआ हमारा 20 कट्ठा था और हम ग्राउंड पे जो है सो अभी हम मान लीजिए सपोज मेरा 20 कट्ठा कागज पे है, हमने 21 कट्ठा कर लिया, मैंने वर्चस्व के अकॉर्डिंगली, ठीक है। दूसरे रैयत का 19 कट्ठा, मान लीजिए 8 कट्ठा था वो 7 कट्ठा हो गया है, और कल को जब एज ए कानून को हम जाएंगे वहां देखने के लिए, हमारा तो अकॉर्डिंग टू एरियल फिगर वो तो 20 के जगह 21 जो एक्चुअल मेयर बना होगा वो फोटो आ जाएगा। देखिए तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम तो वहां पे इसमें क्या होता है, मैं मतलब जो प्रैक्टिस में है वो मैं बतला सकता हूँ आपको, हालांकि मैं एक्ट का बहुत जानकार नहीं हूँ, प्रोसेस फ्लो वगैरह मैं आपको बतला सकता हूँ। ये होता ये है कि अगर आपका क्लेम है 8 कट्ठे का, तो आप 10 कट्ठा कैसे क्लेम कर सकते हो भाई? जब आपका क्लेम ही है, आपका कागज ही है, आपका कागजात ही है 8 कट्ठे का, तो आप 9 कट्ठा कैसे ले सकते हो? पहली बात तो पहला केस तो ऐसे खत्म हो गया। ठीक है सर। दूसरा केस है जब भी मानचित्र या जमीन पर दखल और कागज की बात होती है, तो जो मानचित्र बोलता है वो सही माना जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो एरियल फिगर में तो फोटो लिया है ना उन्होंने, तो वो तो 20 कट्ठा की जगह 21 कट्ठा का फोटो लेके आ गए हमारे पास पे। हाँ, तो उसको तो फिर हम कैसे करेंगे उसको? कागज से मिलाइएगा ना आप, यही तो कागज से करेक्ट करेंगे ना सर। तो अगर हम खानापुरी में करेंगे, वहाँ डिस्प्यूट होगा मामला, तो सामने वाला कहेगा कि हम 1 कट्ठा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, वो उनके कहने से थोड़ी होगा। जो जिनका क्लेम नहीं है वो कैसे क्लेम कर सकते हैं? क्लेम का कोई बेसिस होता है ना। हाँ सर। अरे लॉ काहे के लिए है? लॉ इसी के लिए है ना। उस केसेस में सर हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट मिलेगा ना सर? आप बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप बंदोबस्त पदाधिकारी को आप मतलब आप एएसओ को रिपोर्ट करेंगे, एएसओ बंदोबस्त पदाधिकारी डीएम को रिपोर्ट करते हैं, तो जी ऑब्वियसली आप काम करने जा रहे हैं, तो आप सरकार का अंग बन के जा रहे हैं काम करने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे एक चीज क्या होगा ना सर, कि हो सकता है रैयत आके कहेगा कि नहीं देखिए आपके फोटो में भी तो आपके मैप में भी जो एरियल मैप है उसमें ज्यादा ही है। नहीं, वो बताएंगे, आप उनको दिखाएंगे, आप नापेंगे, वो आपके साथ ढेर सारे रैयत घूमेंगे, आप जब देखेंगे कि नापी करते हैं और वो सही आता है, तुमको समझ में आएगा ना कि मेरा भी सही ही आ रहा है। जी सर थैंक यू सर। हाँ ठीक। कौन सर पहले मैप का स्केल क्या था? पहले मैप का स्केल 16 इंच बराबर। मैप को दो तीन तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक तो है कि डिस्क्रिप्टिव मतलब हम लिखते हैं कि 16 इंच बराबर 1 माइल, मतलब नक्शे पर हम 16 इंच लेते हैं तो वो जमीन पर 1 माइल वो एक मानक होती है। हाँ, मानक होता है, स्टैंडर्डाइज्ड होता है। तो वो चीज उसी को बेसिकली, उस रेशियो को बेसिकली हम स्केल के फॉर्म में देखते हैं। तो आरएफ, दूसरा तरीका होता है आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मतलब जो नक्शे पर दूरी है वो कितना गुना जमीन पर वही दूरी है, तो वो रेशियो 1:1 करके वो रिड्यूसिंग स्केल में आते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है। तो जो पुराना वाला हमारा नक्शा था वो 1:3960 था, 3960 था। अभी जो बन के हमको नक्शा तैयार करेंगे फाइनल नक्शा, वो 1:4000 पर होगा। ओके। और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप आप 2 बेसिस पे बताए थे। तो एक ROAR है और दूसरा क्या सर? मैप के बेसिस पर। जैसे अभी हम एक नया मैप बनाए और पुराना वाला मैप एक के ऊपर दूसरे को रख दिए तो हमको दिखने लगेगा ना। कंप्यूटर पर भी ये रखने की व्यवस्था होती है, ग्लास टेबल पर भी आप रख के देख सकते हैं, उस पर नीचे से बल्ब जला देते हैं ग्लास पर रख के, तो हमको दिखने लगता है कि पुराना। जानती हूँ। हाँ तो ठीक है, वही यही। ओके सर, और एक इशू है कि आज की क्लास मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि बार बार मैं मीटिंग से आउट हो जा रही थी। तो ये तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता, आपको कैसे मदद कर सकता हूँ बताइए। दैट मीन्स कि इसका अगर रिकॉर्डिंग करके जो वेबसाइट के यूट्यूब चैनल पे है अगर डाल दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सुरभि जी, ये हम लोग का जो रिकॉर्डिंग होता है वो क्या इस पर डलाता है क्या? अभी नहीं डला रहा है लेकिन बाद में डला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। ओके। हाँ, और ये चीजें ना ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप उसको। हाँ मैंने देखा है, लेकिन आज की मतलब माइंड में सेट नहीं हुआ। ठीक है, 1-2 बार सुनेंगे तो हो जाएगा। नया चीज रहता है तो मतलब फेमिलियरिटी मतलब रिपीटेशन से ही आती है, फेमिलियरिटी रिपीटेशन से आती है। हाँ, राहुल राज जी बोलिए। थैंक यू सर। सोमा लाइन पर है, सोमा कुमारी बोलिए। सर इनफ हो गया। अरे क्लास हो गया ना, इनको केवल पूछ लीजिए। राहुल राज जी बोलिए। हाँ राहुल राज जी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जैसे किसी रैयत में जस्मन कब्जा रैयत बिहार सरकार लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है सर? गसबन का मतलब जबरदस्ती।
अच्छा, जबरदस्ती। लेकिन वो बोल रहा है कि पहले खतियानी कब्जा था वो। अब तो उसको आप वेरीफाई कीजिएगा तब ना, वेरीफाई कीजिए। तो इस टाइप का मामला आएगा तो हम लोग क्या करेंगे सर? तो आप रिकॉर्ड ही ये पूरा निदेशालय क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स का है, लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे डायरेक्टरेट है, तो लैंड रिकॉर्ड्स ही बेसिकली आपको ये रास्ता सुझाएगा, सारा निकालेगा। सर एक क्वेश्चन, हाँ सर एक क्वेश्चन और हम लोग है। समय सीमा पार कर चुके हैं, 1:30 बजे ये खत्म हो जाना था। हाँ बोलिए, बस सर एक ये लास्ट है। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये क्वेश्चन था कि मान के चलिए कोई जमीन जो है आपस में एक दूसरे रैयत में किसी का चला जाता है। हाँ ठीक है। हाँ, तो वो डायरेक्ट जाके कोर्ट में इसका मतलब दायर कर दिया है, तो उस मामले में हम लोग क्या करेंगे सर? नहीं मतलब अभी आप एडजुडिकेट करेंगे जी। कोर्ट तब तक के लिए, इतनी देर के लिए मतलब वो बाहर रहेगा सीन से, जब तक आपका रेवेन्यू कोर्ट चलेगा सर्वेक्षण के दौरान, तब तक वो ऑन होल्ड रहेगा। सिविल कोर्ट का ये, वो इंटरटेन नहीं करेंगे रेवेन्यू केसेस को। ओके, थैंक यू सर। हाँ, जो पहले का है और उसके बाद जो अभी का है, वो दोनों मिला के जब जजमेंट आएगा तो फिर उसको उसका कंप्लायंस होगा, फिर तो सिर्फ कोर्ट का कंप्लायंस होगा ही होगा। ओके, थैंक यू सर। चलिए क्या, अच्छा कर दीजिए। चलिए ये लास्ट है, अंतिम है, वो बंद कर दीजिएगा। हाँ हाँ, निशा कुमारी बोलिए, जल्दी में रखिएगा। हाँ हेलो। हाँ सर, V1 भूमि कौन सा होता है और V2 कौन सा भूमि? अरे जो मतलब बेकार का भूमि है, मतलब उपज होना नहीं होना, कभी हो गया कभी नहीं, उस टाइप से, उसमें भी भीड़ तो बिल्कुल कभी उपज नहीं होता। और सर आवाज जा रही है मेरी? हाँ आ रही है, मैं उसी का आंसर कर रहा हूँ जी। धनहर होता था जो उपजाऊ वर्ग हुआ, उपजाऊ जमीन हुआ, उसमें 3 पार्ट रहते थे, 1 2 3। भीट होता था जो उपजाऊ नहीं है, बेकार भूमि है, उसमें 1 2 कर देते थे। मतलब वो पड़ती तो नहीं होता था, कुछ ना कुछ उपज हो जाती थी, लेकिन वो बहुत कम, तो वो बेकार भूमि टाइप से उसको भीट 1, भीट तो मतलब बहुत बेकार, भीट 1 थोड़ा कम बेकार। थैंक यू सर। ठीक है, क्लोज कर दीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी। हाँ।